वो आपके सर्टिफिकेशन के ऐप से लिंक्ड है। तो आप उसमें जो अपना नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम है वो प्रॉपरली फिल करें, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होगा। आप स्मॉल में करेंगे तो स्मॉल में रिफ्लेक्ट होगा, आप कैपिटल में करेंगे तो कैपिटल में रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही आपका ओवरऑल फीडबैक बटन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको अपनी ईमेल में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये इट इज बेसिकली, आपको यूजुअली प्रोग्राम खत्म होने के बाद ग्रुप में आता है कि हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो इसका जवाब, अब ये कब मिलेगा ये आपके हाथ में है। आप तुरंत फीडबैक भरेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, लेट भरेंगे तो लेट मिलेगा, नहीं भरेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। एक चीज और है, जो फॉर्मल हमारा आखिरी सेशन है आधे घंटे का, उसमें हम चाहते हैं कि यदि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने या मैम ने अटेंड कर रहे हैं तो हमारी टीम को पता नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें कि हमारे प्रिंसिपल जिनका नाम ये है वो भी अटेंड कर चुके हैं, ताकि हम उनको क्लोजिंग सेशन में एक्नॉलेज कर सकें। राइट, मुझे लगता है अब हमको शुरू कर देना चाहिए, इट्स ऑलरेडी टाइम। अदरवाइज हम इसको मैनेज, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा इसका टाइम शॉर्ट किया है। हमारी टीम की इच्छा थी कि हम एक फॉर्मल क्लोजिंग सेशन रखें। ओके, तो मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। राइट, तो टुडे इज द लास्ट एंड फाइनल डे of our session in this 1 week faculty development program on fundamentals of career guidance, concepts, tools and practice। आज हम प्राइमरीली दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो कि जो करियर गाइडेंस काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उसको कैसे स्टैब्लिश करना है, कैसे मैनेज करना है। और सेकंड पार्ट है, हम अपने आप को प्रैक्टिशनर एज ए टीचर, हम अपने आप को इस रोल के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। आउटलाइन वही है जो यूजुअल आपको अब तक आदत हो गई होगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स अबाउट दिस सेल, एट्रीब्यूट। जो आइडियल, हमें पता है कि हम लोग आइडियल सेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइडियल सेल कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उसका भी एक ब्रॉड आइडिया यदि हम लेना चाहें तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर एनुअल कैलेंडर क्या हो सकता है, एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा। और एक्चुअली यही आपकी असाइनमेंट है। आपकी असाइनमेंट है कि आप अपनी जो, जिस कॉलेज से आप जुड़े हैं उस कॉलेज के टीम के साथ डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल सर या मैम के साथ डिस्कस करके एक एनुअल कैलेंडर आप बनाएंगे और हमारे साथ एफडीपी ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हमें लगे कि हमारे ये जो इनिशिएटिव उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हम टीचर्स को एक करियर प्रैक्टिशनर के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में, हमारा एक सेल्फ डेवलपमेंट प्लान क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ मेरे प्रपोजल्स हैं आगे के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और फिर हम कंक्लूडिंग थॉट्स डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उद्देश्य वही है कि हम चाहते हैं कि सेशन के बाद आपको क्लियर हो जाए कि हमारा करियर गाइडेंस सेल कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या होगा, हम अपने आप को और कैसे डेवलप कर पाएंगे, और गाइडेंस एफर्ट जो है कॉलेजेस में उसको सस्टेन कैसे कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कि मैं स्किप करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये इसका आंसर आपको पता है, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज कर रहा हूं ताकि हमारी और क्लैरिटी इस पे आ जाए। देखो, पहली चीज क्या है कि ये सेल बेसिकली 3 वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं।
गाइडेंस, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट। तो एक तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो बच्चों को इन्फॉर्म्ड एजुकेशनल और करियर डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता है। इसमें गाइडेंस, काउंसलिंग, प्लेसमेंट तीनों सर्विसेज होंगी। ये सेल्फ अवेयरनेस जो हमने सेशन 3 में डिस्कस किया था, और जो गोल्स हैं और जो रियल वर्ल्ड ट्रांजिशंस हैं उसके में ब्रिज का काम करता है। मतलब ब्रिज जो है वो 3 लेवल पे है। पहला ब्रिज बच्चे की अपनी एक्सप्लोरेशन और करियर एक्सप्लोरेशन के बीच में है। दूसरा ब्रिज करियर एक्सप्लोरेशन से लेके डिसीजन मेकिंग के बीच। और तीसरा जो ट्रांजिशन है वो डिसीजन मेकिंग के बाद एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हम कैसे एंटर करते हैं, जिसको लिटरेचर में स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन कहते हैं, हम इसको कॉलेज टू वर्क ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो ये लार्जली करियर गाइडेंस सेल है, जिसमें हम स्टूडेंट को एम्पावर करते हैं ताकि करियर चॉइसेस को एक्सप्लोर कर सके, डिसाइड कर सके और उस पर एक्शन ले सके। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बाद इन्फॉर्म करियर डिसीजन होती है। इक्विटी, खास करके जो तो संपन्न घरों के बच्चे हैं वो अपना नेटवर्क यूज करके यूज कर लेते हैं, बट करियर गाइडेंस सेल खासकर उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए है जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के हैं। यदि उनके पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आता है जहां पर वो अपने करियर को लेकर के डिस्कस कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, तो इट्स वेरी क्रिटिकल इक्विटी इनिशिएटिव एज वेल। फिर इसमें जो अगला है एम्प्लॉयबिलिटी और रेडीनेस। ये हमारे कई साथियों ने ओवर लास्ट वीक डिस्कस किया है कि स्टूडेंट और उनके पेरेंट में रेडीनेस ही नहीं है डिसीजन को लेकर के, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी के जो फंडामेंटल स्किल्स हैं उसकी कमी है। तो हमने ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्यों करियर गाइडेंस चाहिए। ये एनईपी से भी लिंक्ड है, ये नैक से भी लिंक्ड है। तभी भी नैक जो है हमें अक्सर चिट्ठियां भेजती है करियर गाइडेंस सेल पे। क्या होता है, नैक चिट्ठी स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट हमें भेजती है कि भाई आप बताइए इस फील्ड में क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें फैकल्टी का रोल आपको एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी एक इंस्टीट्यूशनल इमेज पर भी बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी खुद की जो लाइफ लॉन्ग करियर डेवलपमेंट थिंकिंग है वो डेवलप होती है। कितने तरीके के हो सकते हैं, अब आप देखना कि आपके यहाँ कौन सा तरीका, कौन सा वाला फिट होता है। एक बेसिक सपोर्ट सेल है, ये यूजुअली हर कॉलेज में पॉसिबल है, जिसमें बेसिक पर्पस अवेयरनेस होगी, कुछ टॉक्स, कुछ पोस्टर्स, कुछ रिसोर्स कॉर्नर, ये बेसिक सपोर्ट सेल है। गाइडेंस फोकस, जिसमें एक्सप्लोरेशन होगा, असेसमेंट होगी, ग्रुप वर्कशॉप होगा। काउंसलिंग फोकस, इसमें 1-to-1 इंडिविजुअल सपोर्ट की भी प्रोविजन होगी। कुछ जो है वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, जैसे यदि हमारे बीच नालागढ़ से साथी जुड़े हैं तो वहाँ की मैम डॉक्टर सुनीला ने मुझसे शेयर किया था कि किस तरह उनका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है। तो कैंपस ड्राइव और रिज्यूमे सपोर्ट उसके रूप में हम देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सेल, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो आइडियल है, जो सारी जो गुण हैं उससे संपन्न होगा। ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज होंगी, कैलेंडर बेस्ड होगा, मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल होगा। मुझे पता है ये हर कॉलेज में संभव नहीं है, लेकिन हमको किस दिशा में कहाँ तक जाना है उसका एक मॉडल जो है अगले 15 मिनट में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो घबराना नहीं है कि हमने सारा कर लेना है। वी नीड टू स्टार्ट स्मॉल, ग्रो टॉल। एक सिंपल बुलेटिन बोर्ड, सिंपल नोटिस बोर्ड जो है ना, वो एक अच्छे करियर गाइडेंस सेल की शुरुआत है। हर हफ्ता वो बोर्ड चेंज हो। आप साल के 25 हफ्ते भी एक्टिव हैं तो 25 बोर्ड यदि आप क्रिएट करते हैं अपने स्टूडेंट्स की मदद से, दिस विल बी अ ब्रावो एक्टिविटी, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। तो डोंट फील डिसहार्टेंड कि हमारे पास कोई साइकोमेट्रिक टूल नहीं है, हमारे पास ये टेस्ट नहीं है, हमारे पास करियर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, करियर असेसमेंट टूल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट। स्टार्ट विद सिंपल बुलेटिन बोर्ड, वही भी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी हो सकती है। इंटरेस्टेड फैकल्टी को जोड़ना बड़ा जरूरी है, जो आप, आई एज्यूम कि आप ऑलरेडी हैं उसमें। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्वार्टरली एक्टिविटी शुरू करें, 3 महीने में एक एक्टिविटी शुरू करें, वो अच्छा है। पार्टनरशिप्स, अगल बगल के कॉलेजेस, अगल बगल के रिसोर्स पर्सन, अगल बगल के और कोई इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन है, उनको हम इसमें जोड़ सकते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल की तरफ जा सकते हैं। एक आइडिया मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, जो बैंगलोर में हम लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया, कॉलेज में तो नहीं किया है। क्योंकि बैंगलोर में हम लोगों ने, जब मैं सीख रहा था करियर गाइडेंस,
सरकारी स्कूल, म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल, एनजीओ के स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, ट्रस्ट के स्कूल, कॉर्पोरेट हाउसेस के स्कूल, हर में ट्राई किया। वहां हमने एक और कॉन्सेप्ट ट्राई किया है जो मैं उन कॉलेजेस को रिकमेंड करता हूं जहां पर स्पेस की कमी है। तो सेल दो तरीके से मैं प्रपोज कर रहा हूं। एक यूनिफाइड सेल, ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये नाम मैंने दिए हैं ताकि याद रहे। एक को मैं बोलना चाहूंगा यूनिफाइड सेल, मतलब एक कमरा है, उसके साथ एक हॉल लगा है, कमरे में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए स्पेस है, बच्चों के सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेट फैसिलिटी वाला कंप्यूटर है, छोटे छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप वर्कशॉप के लिए स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूनिफाइड सेल, कॉम्पैक्ट यूनिट। मुझे पता है इतर कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं है, तो उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में मैं प्रपोज कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सेल। मतलब करियर गाइडेंस सेल एक कमरा नहीं है, लाइब्रेरी का एक कॉर्नर करियर गाइडेंस सेल है, एक नोटिस बोर्ड करियर गाइडेंस सेल है, एक बरामदा करियर गाइडेंस सेल है, गैलरी एक करियर गाइडेंस सेल है। मतलब करियर गाइडेंस सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर कैंपस। जहां आपका स्पोर्ट्स का कुछ एरिया है, वहां भी स्पोर्ट्स में क्या करियर है उसका टेबल लगा हुआ, आपके पास एक चार्ट लगा हुआ। सो ये भी एक आपके लिए फूड फॉर थॉट है, खासकर उन कॉलेजेस में जहां पर आपके पास दो ही कमरे में कॉलेज चल रहा है। वहां एक कमरा एक्सक्लूसिवली करियर गाइडेंस के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं दे पाएंगे। तो जहां दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, जहां नहीं दे सकते हैं वहां हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सेल। एक एरिया जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है वो है लाइब्रेरी। साउथ में कई कॉलेजेस की लाइब्रेरी जो है वो करियर गाइडेंस सेल के रूप में काम कर रही है। करियर से जुड़ी हुई पोस्टर्स, बुकलेट्स, ब्रोशर, इंफॉर्मेशन सारी कुछ वहां पड़ी हुई है। अब मैं आपको अगले 3 स्लाइड में आइडियल करियर गाइडेंस सेल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। मैंने इन सारी डिस्कशन को एक चेकलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप चेक करें कि आपके यहाँ ये है कि नहीं। ये नहीं है तो कम से कम 20 चीजों में 4 चीज इस साल करें, अगला 4 अगले साल करें, तो अगले 3 एक सालों में हम एक आइडियल करियर गाइडेंस सेल की तरफ मूव करेंगे। क्या क्या विजन और मिशन, आपके करियर गाइडेंस सेल का क्या विजन है, क्या मिशन है, वो आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग बहुत जरूरी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट, बाकी कोलीग का सपोर्ट, हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट, वो एक अच्छे सेल की पहचान है। टीम क्वालिफाइड हो, कमिटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल जो है वो डेडिकेटेड टूल हो, डाइवर्स और इंक्लूसिव सर्विसेज हैं। मतलब डाइवर्स का सेंस ये है कि हम सिर्फ एक तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम असेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम प्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप की भी बात कर रहे हैं। अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग सर्विसेज हो और इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं है कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं वही बेनिफिट ले रहे हो। हर कम्युनिटी के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर बैकग्राउंड के, हर एथनिसिटी के बच्चों के लिए हमारे पास सर्विसेज हैं, डाइवर्स और इंक्लूसिव सर्विसेज। स्टूडेंट डेटा हो हमारे पास ताकि हम उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट के रूप में देख सकें कि जब बच्चा हमारे पास आया था उनकी करियर रेडीनेस का लेवल ये था। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन, करियर रेडीनेस मेजर करने के कई टूल हैं कि जो बच्चा हमारे पास आता है उनकी सेल्फ अवेयरनेस, ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का लेवल क्या है। और फिर आपके साथ वो साल 2 साल रहता है, फिर से वो आपके पास डेटा ले और आप फिर कह सकते हैं कि बच्चे की करियर रेडीनेस इस लेवल से उस लेवल तक आ गई। लेबर मार्केट से जुड़े हुए डेटा, इंटीग्रेटेड कैलेंडर जिसपे मैंने पूरा सेक्शन रखा है, वो बहुत जरूरी है। देखो जो हम कैलेंडर बनाते हैं पूरा फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस से इस कॉलेज में कहूँ कि यदि हमने 100 चीजें सोची है तो 70 तो कर ही दी हमने, 60 तो कम से कम कर ही दी। तो यदि हम 10 चीजें सोचेंगे तो 6 कर देंगे, यदि कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं प्लान करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक अच्छे करियर गाइडेंस सेल की प्लस पॉइंट है। एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो काउंसलिंग के बेसिक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का होता है, नो हार्म, या जो भी क्लाइंट सेंटर्डनेस, ये सारी चीजें उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। कम्युनिटी में हमारे पास रिटायरीज हैं, कम्युनिटी में हमारे एलिमनाई हैं, कम्युनिटी में हमारे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयज हैं, दुकानदार हैं, व्यापार मंडल है, पंचायत है, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। उनके लोगों के साथ हमने करियर गाइडेंस सेल का क्या लिंकेज रखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट देखा गया है। फिर सिर्फ ऐसा तो नहीं कि हम एक्टिविटी कराते जा रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, इवेल्युएशन हो रहा है कि नहीं। इवेल्युएशन भी आपको पता है 2 लेवल का, इंटरनल इवेल्युएशन और थर्ड पार्टी एक्सटर्नल इवेल्युएशन, बच्चों द्वारा इवेल्युएशन।
और उसको रिकग्निशन मिली है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, हम चाहें तो उनके साथ एमओयू कर सकते हैं। हम चाहें तो जैसे हमारे बीच अभी डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी जुड़ी हैं भोपाल से, तो हो सकता है किसी चीज के लिए हम उनके साथ एमओयू कर लें, है ना, कि मैम आप ये वाली सर्विसेज काइंडली हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें। या जैसे मुझे तुरंत से जो ख्याल आ रहा है, मैम ने वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ करके उन लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर एक बहुत बढ़िया मॉड्यूल स्टूडेंट्स ने खुद डेवलप किया है। तो वी कैन से, क्योंकि हमारे कई बच्चे बोल रहे हैं कि जी हमारे पास डिजिटल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, हमारा बहुत अधिक टाइम सोशल मीडिया पे जा रहा है। तो for these kind of things, we can engage institutions, organizations, industries, employers, alumni. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, रिकॉग्निशन और लिंकेजेस। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर है क्या। क्लियर विजन का मतलब है कि क्या आपका फ्यूचर फेसिंग विजन है जो स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन से लोकल और ग्लोबल रियलिटी से मैच करता है। इसमें करियर गाइडेंस, पर्सनल काउंसलिंग, प्लेसमेंट सपोर्ट हम डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, जब मैंने छोटी सी स्टडी की हिमाचल में करियर गाइडेंस सेल की क्या स्टेटस है, तो मुझे याद है कोटशेरा कॉलेज ने मुझसे एक पेज शेयर किया था जिसमें उन्होंने कॉलेज का विजन क्या है, कॉलेज का एक एजेंडा क्या है, कॉलेज का मैंडेट क्या, वो आर्टिकुलेट किया गया था। तो मेरी जानकारी में, हो सकता है बाकी कॉलेजेस हों, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक कोटशेरा कॉलेज ने, जो भी उनमें इश्यूज थे उस में ड्राफ्ट में, बट मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि चलो कम से कम एक कॉलेज ने अपना मैंडेट तो डिफाइन किया है, वेल डिफाइंड मैंडेट, है ना। तो वी कैन शेयर दैट इफ यू वांट, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि यदि आपके पास ऑफिशियल डायरेक्टिव और ऑफिशियल मैंडेट हो तो काम करना इजी हो जाता है। इंस्टीट्यूशन की एनुअल प्लानिंग में और उसके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में एम्बेडेड हो तो बहुत बढ़िया है। टीचर अप्रेजल में उसका पॉइंट हो। अभी आप एसीआर भरते हैं तो आपने देखा होगा बर्सर और आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर, उनको वेटेज बहुत ज्यादा है, जो होना भी चाहिए। बट यदि हम करियर गाइडेंस सेल के कन्वीनर को या उनके मेंबर को भी एसीआर में वेटेज देंगे, जब मैं चेयरपर्सन था हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से एनईपी में, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, उसमें जो मैंने रिकमेंडेशन दी है उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी डाली थी मैंने कि जो लोग करियर गाइडेंस सेल में काम करते हैं उनके टीचिंग वर्कलोड को 5%, 5 to 10% कम से कम नंबर ऑफ क्लासेस घटा दें ताकि रेगुलर एक्टिविटी कर सकें, और इनके कंट्रीब्यूशन को एसीआर में स्पेशल मिलने, ताकि ये लोग इसमें जुड़ना, मतलब इसमें जुड़ना लोगों के लिए प्रिविलेज का मैटर होना चाहिए, नॉट दैट एवरीबडी हु वांट्स कैन बी ए मेंबर। देयर शुड बी रिगरस प्रोसेस। अभी हम आगे देखेंगे मेंबरशिप पे तो देखेंगे, बट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि यदि टीचर अप्रेजल में हम उसको देते हैं तो इसमें इसके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ेगा। क्वालिफाइड टीम की जरूरत है, ट्रेंड लोग हों, प्रोफेशनल काउंसलर्स हों तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इन पैनल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, रेहन यहाँ से नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है इंपॉर्टेंट, वहाँ एक एडोलसेंट काउंसलर है, नई दिशा करके, आप सबको पता है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और जिसके अंतर्गत एडोलसेंट काउंसलर हर एरिया में है। तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं कि जो करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई एंजाइटी और स्ट्रेस है उस पर हमारे बच्चों के साथ बात करें? तो प्रोफेशनल काउंसलर जहां मिल सकता है उनको हम जोड़ें। एक ये आइडिया है जिसपे मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के साथ मैंने काम किया था। काम तो एक्चुअली उन्होंने किया था, मैंने उस काम को डॉक्यूमेंट किया था, और स्पेनिश ओपन यूनिवर्सिटी में मेरी एक प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम है उसी को प्रेजेंट किया था एज ए केस स्टडी। तो वो हमारे सबके लिए लेसन है कि सीनियर स्टूडेंट को हम करियर गाइडेंस सेल की एक्टिविटी कैसे तैयार कर सकते हैं। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। जिस बच्चे ने अभी, जैसे हमारा एक स्टूडेंट मैंने आपसे शेयर किया था, आईसर पुणे क्वालिफाई किया, किसी ने गेट क्वालिफाई किया, किसी ने कुछ, उन बच्चों को हम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं जब वो ताकि अपने जूनियर्स को वो करें। तो स्टूडेंट पीयर मेंटर और वॉलंटियर एक इंपॉर्टेंट काम है। और आइडियली तो इसमें जो सिलेक्शन है, करियर गाइडेंस सेल के मेंबर कौन होंगे, उसमें भी उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और ट्रेनिंग जो है वो देखा जाना चाहिए। यूजुअल प्रोसेस यही है कि हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स से एक एक दो दो सीनियर टीचर, एक आधा इंटरेस्टेड टीचर जोड़ लेते हैं। इंटरेस्टेड तो अब देखना शुरू किया मैंने कॉलेजेस में। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था तो शुरू में तो मुझे याद है कि हर फैकल्टी से जो सीनियर टीचर हैं उनको जोड़ करके एक सेल बना दिया जाता था। टर्म ऑफ रेफरेंस कि ये टीम करेगी क्या, इस टीम का कौन सा मेंबर इंटर्नशिप देखेगा,
कौन सा मेंबर इंडिविजुअल असेसमेंट देखेगा, कौन सा मेंबर ग्रुप वर्कशॉप करेगा, कौन सा मेंबर टाई अप करेगा, कौन सा मेंबर बुलेटिन बोर्ड डेवलप करेगा। तो यदि हम रोल को डिफाइन कर दें तो और चीजें जो है वो आसान हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम हो, साइनेजेस हो, सीटिंग हो, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग स्पेस हो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, करियर रिसोर्स लाइब्रेरी, बुलेटिन, डिस्प्ले बोर्ड, करियर असेसमेंट टूल, रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन किट, इंटर्नशिप डेटाबेस, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। बट कम से कम करियर इंफॉर्मेशन की बुक्स तो हम कम से कम इकट्ठा करके उनको हम एक्सेसिबल कराएं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रॉड पोर्टफोलियो हो, डाइवर्स पोर्टफोलियो हो, लेक्चर ही ना हो सिर्फ, एक्सप्लोरेशन वर्कशॉप भी हो, 1-to-1 भी हो, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप की बात हो, करियर फेयर, जॉब शेडोइंग, अलमनाई टॉक्स, इसकी भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और खास करके जो यदि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब वो बच्चा ऐसा है जो अपनी खानदान में कॉलेज जाने वाला पहला, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स स्कूल गोअर्स ही रहे, स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए, तो उनको हम फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स जो होंगे उन पे हमारा फोकस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी जो है अपना जो डिटर्मिनेशन है वो लूज कर जाते हैं ड्यू टू निगेटिव करियर बिलीफ। उनको लगता है कि सेल्फ कंट्रोल और डायरेक्शन मेरा वीक है। स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, बिलीफ, बैरियर, प्रोग्रेस का डेटा, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, लोकल एम्प्लॉयर, एलुमनाई, इंडस्ट्री का डेटा। ये कैलेंडर अभी हम उस पर अलग से चर्चा करने वाले हैं। टाइम टेबल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर में तो बड़ी सारी एक्टिविटी और चल रही है। एनुअल कैलेंडर पब्लिश्ड होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये सेल कब कब क्या क्या करने वाला है। ये साइक्लिकल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि डिमांड आए कि जी फलाने के बारे में बताओ तो हम तैयारी कर रहे हैं। एथिकल स्टैंडर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, नॉन जजमेंटल सपोर्ट, रेफरल सिस्टम। यदि आपको बच्चे से मिलकर लगता है, जैसे मुझे कई बार एक बच्चे का मैंने ऐसे लिखवाया तो मैंने देखा कि वो बच्चा तो मुझे डिसलेक्सिक लगा अपनी लैंग्वेज से, है ना, वर्ड उल्टे लिख रहा है और उस तरह की, लेकिन उसमें हम ट्रेन नहीं है, तो हम फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए उसको एक्सपर्ट के साथ जोड़ते हैं, संस्थाओं के साथ जोड़ते हैं। रेफरल स्किल यदि आपको याद हो तो उसी के मैं बात कर रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टाफ के लिए, वो तो अभी हमने एक शुरुआत कर ही दी है, और साल में हम 1 सेशन, 2 सेशन, 1 वीक, जो भी हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो तो हम करते रहेंगे। कम्युनिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस, लोकल बिजनेसेस, इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए, एनजीओ, डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल वर्क, सिविक वर्क के लिए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्कॉलरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट के लिए, यूनिवर्सिटीज और स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन में डिस्कस कर चुका हूँ। पार्टिसिपेशन ट्रैक करना, फीडबैक, आउटकम, रेगुलर इंटरवल पर रिव्यू, एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट, स्टाफ का कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्नाइज कर सके तो बहुत ही अच्छा है। ये अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक आइडियल करियर गाइडेंस सेंटर क्या होगा, कैसे होगा। और अब मैं सेकंड पार्ट में जाऊं। सेकंड पार्ट जो है इसका कि एनुअल कैलेंडर क्या है, क्यों जरूरी है। बट आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ। और अभी तक जो हमने बात की है उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग रही वो शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर करें, जो लर्निंग है वो शेयर करें। कोई भी अनम्यूट करें और बताएं कि आपको अभी तक क्या, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है कैसे आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कोई ऐसी लर्निंग है जो अभी आपने नहीं सोचा था और आपको लग रहा है कि ये काम किए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संजय जी, बोलिए। इसमें जो आपका ये आइडिया रहा यूनिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटर का, वो मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे ऑल दो मंडी कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बट यहाँ पे स्पेस की हमेशा से ही बहुत ही किल्लत रही है। मीन्स इवन क्लासेस लगाने के लिए भी हमें रूम्स जो है ढूंढने पड़ते हैं। अ, एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहा, पहले आईआईटी के पास, अभी यूनिवर्सिटी के पास। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए कोई रूम आज तक अलॉट नहीं हुआ है। हम्म। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे बुक्स हैं, चाहे और चीजें हैं, दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हमें हर साल ढूंढनी पड़ती है कि इस बार कहाँ रख दी होंगी। तो
ये थोड़ा सा यहाँ सिनेरियो है, तो जो आपने आइडिया दिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया जा सकता है, आई थिंक दैट कैन बी वर्क। और थोड़ा सा जो क्वालिफाइड टीम की आपने बात कही, क्योंकि जनरली मैंने देखा यहाँ पे इस साल भी 16 मेंबर्स हैं मेरी काउंसलिंग टीम में, बट जस्ट ये कि जो किसी और जगह फिट नहीं हुए उनको वहां पे डाल दिया जाए। तो ये भी थोड़ा सा एक 16 लोग हैं कमिटी में, 16 लोग हैं। 16 लोग हैं सर, ओ तेरी, हर बार 16 17 20 तक होते हैं। ओहो, बट जो बच गया, कि स्टाफ काफी बड़ा है यहाँ, 100 के आसपास स्टाफ है, तो जो बच गया उसको वहां डाल दो। ये अच्छा समझ अच्छा अच्छा सकता हूँ अच्छा। आपको, लेकिन ये हम्म चीज यहाँ रहती है। मैं अपनी तरफ से घुस जाता हूँ, हम्म। ऑल दो मुझे हर नहीं, बार वो तो याद है, हर साल हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट। जी जी। तो चलिए, तो एक जो इनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा इस सेल बार, वाली बात है वो संजय जी ने कही, इसके अलावा और कोई जी साथी जी। कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सेल की ना आइडेंटिटी बहुत क्रिटिकल है। बच्चों को पता तो चले कि ये सेल है जहां उनको सपोर्ट मिल सकते हैं। हाँ जगदेव जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, थैंक यू सर। सर बहुत जबरदस्त आइडिया मिल रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन से ना, आज पर्टिकुलरली। जैसे नॉट नॉट आज ओनली, ऑल थ्रू आउट द वीक। पर मैं आज एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर, मे बी जैसे हम जब पोजीशन पेपर का काम कर रहे थे एससीईआरटी में, और आपने बहुत बेहतरीन सजेशंस उसमें दी भी हैं रादर, पर कई बार जो हायर अथॉरिटीज उस लेवल से उस रिगर सीरियसनेस के साथ लेती भी नहीं है ना। स्पीकिंग आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंसेस फॉर द पास्ट 3 इयर्स एट एससीईआरटी। पर जैसे ये कॉलेज लेवल पर ये आपने इनिशिएटिव ले रखा है ना सर, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल का, आज भी मैं देख रहा हूँ लगभग 80 लोग हम जुड़े हुए हैं। जो आप कैलेंडर की बात कर रहे हैं, क्या हम एक यूनिफॉर्म कैलेंडर बना सकते हैं? मे बी चाहे 10 कॉलेज से ही शुरुआत हो जाए, मे बी नैरोइंग डाउन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। खासकर मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जैसे धर्मपुर में बहुत छोटा कॉलेज है। अपने डॉक्टर संजय जी ने कहा कि 16 मेंबर इनके इसमें ही है, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल में। हमारे तो टोटल स्टाफ ही सैंक्शन पोस्ट 11 की हैं और 8 की 9 भरी हुई है, तो एक आध मेंबर ही जुड़ पाता है, 1 या 2 इस सेल में। पर अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर, मतलब 10 20 30 कॉलेज जितने का भी है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, मे बी इस वीक हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज डाल रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसी पर थोड़ा और इंटरवेंशन, उसको और एनहेंस्ड लेवल करने की सोचें। इफ पॉसिबल सर, मे बी अंडर योर एबल स्टीवर्डशिप वी कैन पुश आवरसेल्व्स थ्रू ऑल टुगेदर। होपफुली एक रिसर्च डेटाबेस हमारे पास कॉलेज लेवल के लिए बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। कीपिंग इन व्यू मेरा जो अपना कंसर्न है, जैसे कल डॉक्टर संजय जी ने जो जिक्र किया ना, 2030 तक के जो करियर्स हैं, या मैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात करूं 2018 की हो, तो बात ये कर रहा है कि आने वाले 5 साल में हमारे पास तो ये जॉब मार्केट ही नहीं रहना जो आज की डेट में हम कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में सबसे पहले तो हमें अपने आप को भी अपडेट करने की जरूरत है, अपस्किल करने की जरूरत है कि मौजूदा समय में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स बन पा रहे हैं। दूसरा, फिर अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा उस स्टेप बाय स्टेप हमें उस लेवल पर ले जाने की जरूरत रहेगी। तो मे भी अगर एक सेंट्रलाइज्ड आपके एंड पर इस तरह का कोई एकेडमिक कैलेंडर बन पाए और हम एक्टिविटीज को उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी ना इस डिस्कशन के तुरंत बाद मैं एनुअल कैलेंडर पे ही आऊंगा। तो वहां पर क्या है कि हर कॉलेज की अपनी यूनिक कॉन्टेक्स्ट है, नंबर्स और स्टाफ और कोऑर्डिनेशन और हेड का सपोर्ट वगैरह वगैरह। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हमको कैलेंडर जो कंटेक्चुअलाइज रखना चाहिए बेस्ड ऑन योर ओन रियलिटी एंड रिसोर्सेस। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया कि एक टाइप के इंस्टीट्यूशन एक जैसा बना ले। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि वी कैन हैव वन कैलेंडर of colleges with the strength of let's say 100 to 200 with the staff strength of 5 to 10, उनके लिए एक अलग बना सकते हैं। क्योंकि मैं अभी ब्रॉड प्रिंसिपल और एक आधा सैंपल आपको सिर्फ शेयर करूंगा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी लास्ट 10-15 मिनट्स में हम आज यही डिस्कस करेंगे, वैलिडिक्टी के पहले 4 सवा 4 के करीब हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारा
किस तरह से हम इसको आगे ले जाएंगे, तो उसमें हम फिर ये वाली डिस्कशन करेंगे। अभी जो मैंने आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव करियर गाइडेंस सेल का एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो एक आइडिया तो मुझे लगता है संजय जी को और जगदेव जी को दोनों को यूजफुल लगा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम एक फिजिकल स्पेस है जिसको करियर गाइडेंस सेल बोले। इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कैंपस, और इट कुड बी फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और द कॉरिडोर और द लैब और वेयरएवर, जहां पर हमारी चलती है। बेसिकली बात ये है, जिस एरिया में हमारी चलती है उस एरिया में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसी साथी का कोई प्रतिक्रिया हो, कोई कमेंट हो, कुछ कहना चाहे अभी तक की चर्चा पर? नमस्कार सर, नीलू मैम हियर। नमस्ते मैम। सर, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सेल में लाइब्रेरी का जो यूटिलाइजेशन और उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन की बात की, जिसमें नोटिस बोर्ड और उसका जो वीकली हम चेंज कर पाए और बच्चों को इसके साथ जोड़ पाए, तो जैसे फाइनल ईयर के बच्चे जाने वाले हैं तो लाइब्रेरी से ही अखबारें रहती हैं, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जैसे वो करियर रिव्यू पॉइंट आता है उससे लेकर, और वहीं से अपना लगा सकते हैं कि हमें इन करियर पे जाना है, इसके लिए ये चीजें, या डेली क्वेश्चनियर जो अपना क्विज रहता है, तो बच्चों के लिए वो एक्टिविटी कॉर्नर भी हो जाएगा और इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। तो कुछ काम तो वहां से हो सकता है एट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तो बच्चे उस ओर भी नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अखबार का ये पन्ना हमारे किस काम का है। ये भी बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे पास होगा शायद वो पेपर, जिसमें आंध्रा की एक संस्था ने एक लाइब्रेरियन का लिखा हुआ आर्टिकल है, मैंने 2-3 जगह उसको साइट भी किया है, जिसमें शी हैज आर्टिकुलेटेड कि लाइब्रेरी को हम कैसे करियर गाइडेंस सेल में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल सर्च एंड शेयर दैट विद यू। राइट, और कोई साथी कुछ कहना चाहें अभी तक? एक और चीज सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ मंडी कॉलेज में है कि हमारे पास 4 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। जैसे हमारी वाली बिल्डिंग जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां पे शायद दूसरे बच्चे जाते ही नहीं है, या हमारे बच्चे जो हैं जो इधर आर्ट्स वाला ब्लॉक है, उनको शायद कई बार 3 साल हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये रूम नंबर कहाँ पे है। क्या एक पॉसिबिलिटी है कि आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज का उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके साइंस वाले ब्लॉक में वो वाले करियर से उन चीजों को फोकस किया जाए, साइंस के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, इस तरह से हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे यूनिफाइड होना अपने आप में ही चैलेंज है। तो जैसे मैंने बताया स्पेस की है, और दूसरा बिल्डिंग्स बहुत दूर है, मतलब कई बार हमारा भी एक साइड को आना, कॉमर्स डिपार्टमेंट में आना हमारा बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पे है, हमारी वाली बिल्डिंग दूसरे एक्सट्रीम पे है। तो ये एक और आइडिया है जो मुझे लगता है हमें नोट डाउन कहीं करना चाहिए, मुझे भी अपने उसमें संज्ञान में डाल लेना चाहिए, कि इन केस ऑफ मल्टीपल बिल्डिंग्स हमको जो लगता है, जैसे मान लो 16 लोगों की कमेटी है, तो हम उसमें भी बांट सकते हैं कि ये 4 लोग फलाना बिल्डिंग देखेंगे, ये 4 लोग फलाना बिल्डिंग देखेंगे। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। वो भी एक आइडिया हो सकता है, और उसमें कम से कम जैसे अभी आज हमने अपने फर्स्ट ईयर के बच्चों की इंडक्शन की, परसों सेकेंड ईयर के बच्चों की इंडक्शन करे, सॉरी इन्हीं बच्चों का राउंड 2 है, मतलब कुछ टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, कुछ मंडे को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी टीम के लोग भी जुड़े हैं जो IQAC और बाकी जगहों से जुड़े हैं, उनको भी मैं एक ये आइडिया दे रहा हूँ, और ये बाकी कॉलेजेस में भी है कि इंडक्शन के दिन, जो मैंने दूसरे इंस्टीट्यूशन में तो किया है, अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं किया है, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आए, जैसे अभी हमारे पास 60-70 बच्चे ही आए थे, आज पहला दिन था, उनको एक ने कैंपस का भी टूर लगवाना जरूरी है। लाइब्रेरी कहाँ है, कैंटीन कहाँ है। मुझे खुद याद है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसमें मुझे सेकेंड ईयर में पता चला कि जहां हमारी क्लास लगती है उसके पीछे ग्राउंड है, और ग्राउंड के पीछे कैंटीन और साइकिल स्टैंड दोनों है। तो ना मैं कभी कैंटीन की जरूरत पड़ी मुझे, ना साइकिल थी मेरे पास, तो मुझे पता ही चला सेकेंड ईयर में जाकर के कि कैंटीन भी है कॉलेज में और वो भी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मान लो जिन कॉलेजेस में एक यूनिफाइड करियर गाइडेंस सेल है, तो हम बच्चों का यदि टूर करवाते हैं, सीनियर स्टूडेंट को जिम्मेवारी देते हैं कि अपने जूनियर बच्चों को दिखा के लाओ, तो कम से कम बच्चा एक बार तो देखेगा कि अच्छा भाई ये करियर गाइडेंस सेल है। एक तो जहां अफोर्ड कर सकते हैं कॉलेजेस,
जहाँ स्पेस है वो करियर गाइडेंस के लिए एक सेल अलग हो तो बहुत बढ़िया है। नहीं, यदि पॉसिबल है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा, तो वी वोंट से करियर गाइडेंस सेल, वी विल से करियर डेवलपमेंट कॉर्नर और करियर इंफॉर्मेशन कॉर्नर, करियर सजेशन कॉर्नर, और जो नीरू मैम कह रहे थे कि लाइब्रेरी में भी हम करियर इंफॉर्मेशन कॉर्नर या डेस्क डेवलप कर सकते हैं। तो ये आइडियाज हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखो ना, अभी तो हमारे पास वी आर स्टार्टिंग विद अ ब्लैंक स्लेट, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे एक कॉलेज में मैं था, नाम नहीं लूंगा, वहां जो पीएन्स रूम थे, जहां पीएन्स को हमने रखा हुआ था खाना खाएं, अपना बैग वगैरह रखें, तो जब नैक की टीम ने आनी थी तो उसी के ऊपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल का पट्टा लग गया, और वो जैसी ही नैक की विजिट खत्म हुई वो फिर से पीएन रूम हो गया। बट वो ना फट्टा लगा रहा करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल। तो जब मैं ट्रांसफर होके आया और प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में ही था वो, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो यहाँ तो एक सेल तो है। बाद में देखो सेल में तो हमारे पीएन साथी सारे बैठे हुए हैं। तो ये भी है कि जहाँ अफोर्ड कर सकते हैं वहां नहीं, तो फाइनली उस कॉलेज में मुझे केमिस्ट्री लैब का जो स्टोर था उसका एक कॉर्नर खाली करके मैंने करियर गाइडेंस वहां पर शुरू किया। Anyway, और कोई साथी इस पे कुछ कहना चाहें? चलिए फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूं, कैलेंडर। एनुअल कैलेंडर क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें प्लान्ड एक्टिविटी होती है, रैंडम एक्टिविटी नहीं होती है, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट होता है, हमारे विजन मिशन से अलाइन होता है, हमारे एकेडमिक शेड्यूल से अलाइंड होता है। नहीं तो आपको इवेंट रखो तो कई आपके कोलीग ही बोलेंगे हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई, प्रैक्टिकल डिस्टर्ब हो गया। लेकिन यदि कैलेंडर हमारा बना हुआ है तो सबको पता है कि ये जो हमारा करियर वीक है, जैसे पिछली बार हमने अपने कॉलेज में करियर वीक मनाया एक, उस पूरे हफ्ते आज एक टीचर ने, अगले दिन दूसरे टीचर ने अपने अपने जो मेजर की क्लास है उसमें उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए करियर के बारे में बात की। उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, सेल का काम भी विजिबल हो जाता है, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। मैंने आपको कल या परसों वो स्टोरी सुनाई थी कि हमारे एक कोलीग को जब मैंने बोला देखो 23-24 में कौन कौन मेंबर थे, तो शी डिस्कवर्ड कि वो खुद भी मेंबर थी, उसको पता ही नहीं था। तो जब टीचर जो मेंबर है उसको नहीं पता तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो जैसे ना कॉलेजेस में देखो एनसीसी और एनएसएस की विजिबिलिटी क्यों है, करियर गाइडेंस सेल की विजिबिलिटी क्यों नहीं है, वो भी एक सोचने वाली बात है। इससे स्टूडेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि उनको कब उनकी जरूरत पड़ने वाली है, और इससे फैकल्टी और एलुमनाई और एक्सटर्नल पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन। यदि आपने अभी तय कर लिया कि हमने नवंबर में करियर फेयर करना है तो अभी से उसकी तैयारी करनी शुरू कर दोगे। करियर गाइडेंस सेल के जो 5 मेंबर हैं, एक की ड्यूटी आप फिक्स कर दो कि भैया तुमने साल में 2 करियर फेयर करना है, तुमने 3 वर्कशॉप करनी है, तुमने इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, उनके रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, वट। तो कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है, आपके पास एक एनुअल कैलेंडर है। कैलेंडर बनाते हुए जगदेव जी का आइडिया तो ये था कि हम कुछ कॉमन कैलेंडर बनाएं, वो एक उसके अपने प्लस पॉइंट हैं, बट मेरी सजेशन है कि कॉमन बनाना शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि हर कॉलेज की अपनी रियलिटी है। ध्यान क्या रखना है कि स्टूडेंट सेंट्रिक हो। यूजुअली हमारे कॉलेज के प्रोग्राम टीचर सेंट्रिक होते हैं, टीचर अपनी सुविधा से प्लान बनाते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन आपकी सुविधा में बच्चों की सुविधा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट ट्रांजिशन पे ध्यान रखना है कि खासकर देखो ना, बेस्ट तरीका क्या है, जब बच्चे आते हैं तब, और जब बच्चे जाते हैं, जाने वाले हैं तब, ये बेस्ट टाइम है, और उसको बिल्ड करने के लिए बीच का टाइम है। तो आप देखो कि कब हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है वो डिसाइड करना है। लोकल कॉलेज की रियलिटी देखनी है, उनको बड़े ऐसे हाईफाई करियर के बारे में बहुत नहीं बताना है, आपको पता है बच्चा जाएगा ही नहीं, फिनेंशियल रीजन या सोशल रीजन से, उसमें अपना फालतू का समय ना लगाएं, अपनी लोकल कॉलेज की रियलिटी को अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने इस बार फील किया कि मेरे बहुत सारे बच्चों ने कांस्टेबल का रिटर्न क्वालिफाई किया था, सॉरी ग्राउंड क्वालिफाई किया था, तो उनको इमीडिएटली जरूरत थी कि उन बच्चों को हम रिटर्न के लिए तैयार करें। मैंने ऐड भी किया, सब कुछ किया, लेकिन 4-5 बच्चे ही आए और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हमने उसको फोर्स ही नहीं किया था कि देखो भाई बच्चे बड़े सारे हमारे एरिया में मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे और वो उसके लिए अटक जाएंगे बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ्स कि हमने कुछ क्लासेस तो की, बट उतना इफेक्टिवली हम उनको जोड़ नहीं पाए, क्योंकि जब तक हमने उनको जोड़ा बच्चे ऑलरेडी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले चुके थे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, किस तरफ की जरूरत है हमारे बच्चों को, उस हिसाब से हमने उसको देखना है। बैलेंस्ड एक्टिविटी करनी है, सिर्फ लेक्चर 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 नहीं करना है।
सिर्फ असेसमेंट 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 ही नहीं करनी है, सिर्फ फील्ड वर्क नहीं करनी है, मिक्स्ड एक्टिविटी करनी है, टॉक्स भी हो, फेयर्स भी हो, असेसमेंट भी हो, काउंसलिंग भी हो, उसका ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशनल, आपने पता चला कि आपने कैलेंडर बना लिया, लेकिन उसी टाइम में मिड टर्म एग्जाम आ गया आपकी, उसी टाइम में एनुअल फंक्शन आ गया, उसी टाइम में एथलेटिक मीट आ गया, तो वो भी ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशन के बाकी कैलेंडर से फेस्टिवल, एग्जाम, हॉलीडे, उससे कैसे इंटीग्रेट करना है। फ्लेक्सिबल भी रखना है, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो ये नहीं बोलना कि भाई मेरा तो कैलेंडर में है ही नहीं। भैया बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कोई एक बढ़िया स्कॉलरशिप के बारे में बताने के लिए आया है हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको उसको अकोमोडेट करना ही चाहिए, तो फ्लेक्सिबल रखने की भी जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ये तो आपको पता ही है कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसका रिकॉर्ड कीपिंग, उसका मेंटेनेंस, रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको एक सैंपल कैलेंडर दिखाता हूँ, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट कैसा दिखेगा मैं आपको सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। देखो ये एक जनरल सा आइडिया है कि क्या करना है हमने, है ना। ओरिएंटेशन सेशन एक्टिविटीज के बारे में, जैसे मंडे को हम अपने जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका करने वाले हैं इसी के बारे में, लेकिन अभी बच्चों की संख्या कम है। एक्चुअल ओरिएंटेशन तब होगी जब क्लासेस शुरू होगी, अपनी अपनी क्लासेस में हम उसके बारे में बता सकते हैं। स्टाफ और पीयर की ब्रीफिंग हो सकती है, रूम सेटअप कर सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करा सकते हैं। ये इंटरनल टीम के लिए है बेसिकली। तो ये तीसरा जो कॉलम है, क्या पर्पस है, क्या फोकस है, उसके अराउंड। फिर अगस्त में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं, इंटरेस्ट, वैल्यू, पर्सनैलिटी, ऑनलाइन टूल, अपना टूल जो भी कर लें, है ना। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, देखो मैं चाहता हूँ 50-100 बच्चों को हम ऐसा जोड़े हैं जो साल भर इस सेल के साथ जुड़े रहे और अपने आप को ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करें। तो सेल्फ अवेयरनेस, सितंबर में हम कुछ साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है वो कर सकते हैं। अक्टूबर में हम करियर फेयर की बात कर सकते हैं, करियर टॉक्स कर सकते हैं, एक्सपोजर और अर्ली प्रिपरेशन की तैयारी हो सकती है, ग्रुप एक्टिविटी, रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल ब्रांडिंग ये नवंबर में कर सकते हैं, इंडस्ट्री की विजिट कर सकते हैं, मिड ईयर रिव्यू कर सकते हैं कि हमने जो सोचा था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, करियर फेयर कर सकते हैं, जॉब फेयर कर सकते हैं, इंटर्नशिप लिंकेजेस की बात कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी एक्सेस फीडबैक मिल सकती है। जनवरी वैसे तो मेरी छुट्टियां होती है, बट कुछ ऑनलाइन प्लान कर सकते हैं। ये किसी कॉलेज का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जनवरी और जुलाई जून की छुट्टियां ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ड होती हैं। इस बार हमने जनवरी पूरा का पूरा रिमेडियल मंथ रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो नहीं की तैयारी हमने, लेकिन चूंकि हमने दिसंबर में मिड टर्म टेस्ट कर लिया था तो टीचर्स के पास डेटा आ गया था कि वीक स्टूडेंट्स कौन है, उनको लेकर के हमने एक पूरे महीने ही हर सब्जेक्ट की एक्टिविटी चलती रही है जाड़ों की छुट्टियों में। फोकस तो हमारे उन बच्चों पे था जो अंडर अचीवर थे, बट इट वाज ओपन फॉर ऑल, जो भी जुड़ना चाहें। वहां भी वही विडंबना हुई कि जो बच्चे ऑलरेडी टॉपर थे वही जुड़ रहे थे, जिनको एक्चुअली जरूरत थी वो अभी भी नहीं जुड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इशू साइकोलॉजिकल कनेक्शन का ज्यादा है, न कि अपॉर्चुनिटी का, वो हम देखेंगे। फरवरी में मॉक इंटरव्यूज, जीडीज की बात हम कर सकते हैं, 1-to-1 बच्चों के साथ। यदि मेरे मेजर में 20-30 बच्चे हैं, हम 1-to-1 जैसे यूजुअली मैं पिछले कॉलेज में करता था कि फाइनल ईयर में बच्चों से फिर 1-to-1 ही बात करता था। लोकल एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यदि हमको करियर डेवलपमेंट ब्रिज बनाना है। मार्च में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव फाइनल ईयर के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल के क्रैश कोर्स कर सकते हैं, करियर एंजाइटी एंड सर्टेनिटी के बारे में बात कर सकते हैं। इंटरनल रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन लास्ट वाला हो सकता है। और एनईपी लागू हो गई तो समर इंटर्नशिप भी हमको करवानी पड़नी ही है। वो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे जिस एरिया में हम हैं, न जहाँ इंडस्ट्री है न जहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ इंटर्नशिप कैसे करेंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। और मई जून में आप इसको क्लोज करें। मतलब इट इज जस्ट ए सैंपल, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू दिस। मैंने कहा सबसे सिंपल तो यह है कि हर हफ्ते या हर ऑल्टरनेट हफ्ते आप नोटिस बोर्ड ही बदलो, करियर के बारे में इंफॉर्मेशन, करियर इन स्पोर्ट्स, करियर इन मैनेजमेंट, करियर इन, फिर उनके पाथवे के बारे में बात करो, वो भी शुरुआत में काफी है।
कम से कम क्वार्टरली एक्टिविटी शुरुआत में काफी है, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसको लेकर के हमारे कोई साथी कुछ कहना चाहें अभी जो मैंने बात कही आपसे, फिर हम लास्ट पार्ट में जा रहे हैं कि अपने आप को कैसे डेवलप करना है। बताएं। इसमें सर जैसे आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की एक बात कही है, जैसे आपने कहा कि सैंपल है, ये जरूरी है, बट जैसे रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ ना यहाँ कभी हुआ ना कभी सोचा गया। यहाँ तो है कि अभी कोई आ गया है तो कोई बच्चे जो मिल गए उनको बिठा दो वहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम कोई और आया तो जो अवेलेबल हुआ बच्चे उनको बिठा दो, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह से ही चलता है। राइट। और वो मुझे भी लगा कि वो मतलब बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड ही है ऑब्वियसली, जो एक बार बच्चा आया कभी शायद दूसरी बार कभी ही मिल पाए। तो रजिस्ट्रेशन की बात आपने अच्छी कही कि कुछ एक तो बच्चे ऐसे हैं जिनको हम ग्रूम कर सके, कि रेडीनेस की बात जो आती है फिर से, जैसे मैंने कल आपसे एक बात डिस्कस की थी कि लड़का जिसका कि एनएसएस के थ्रू जो है मुझे लगा कि सोशल वेल काफी है, शाम को जाके उनसे बात की, अगेन द इशू केम ऑफ द रेडीनेस। वो बोलता सर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने तो एमएससी मैथ्स ही करना है, and I have already decided. तो मतलब he was not ready कि एक्सप्लोर करे। मैंने हालांकि कहा भी कि आप कॉलेज में आएंगे तो कर सकते हैं बात, कहते नहीं सर वो डिसाइड हो चुका है, उसमें फ्री नहीं है। तो सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो चीजें हैं, और यहाँ पे खासकर मंडी में मैंने ये चीज बहुत उनकी, जिसमें मैंने आपको पहले किया था कि बीइंग अ सिटी शायद या तो लोग बहुत ओवर अवेयर हैं, उनको लगता है कि हमें पता है, तो ये चीज भी है। तो रजिस्ट्रेशन की बात तो मुझे आपकी सही लगी, कुछ एक बच्चे चाहे शुरू में 10 ही क्यों ना हो, 10 ही क्यों ना हो, एग्जैक्टली। तो उनसे यह कि धीरे धीरे एक मैसेज बिल्डअप होगा, उनके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन, उनको उनके ऊपर एक्चुअली कैलेंडर फॉलो किया जा सकता है। एग्जैक्टली। जैसे देखो ना, हम एनएसएस की एक्टिविटी करते हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल, लेकिन हमको पता है एनएसएस वाले बच्चे तो आएंगे ही, एनसीसी में हमको पता है कि कैडेट्स तो आएंगे ही, बाकी बच्चे आए या ना आए। तो जैसे हम ये कहते हैं इको क्लब के मेंबर हैं, वैसे तो कैन वी थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए करियर क्लब। करियर क्लब वाले बच्चे जो है 30 40 20 बच्चे जो भी आते हैं, उनको काम है कि बेटा साल भर में हमारी एक्टिविटीज में तो अपने मैनेजमेंट में सपोर्ट करना है। तो धीरे धीरे देखोगे कि यदि बच्चा 4 सेल्फ असेसमेंट टूल ऑनलाइन यूज करता है, अपने आप उसको ना हर टूल से अलग अलग इनपुट मिलता है और वो आपसे डिस्कस करता है, अगले साल अपने जूनियर बच्चों को वही गाइड करता है, ये 4 ने ये वाला यूज करिए, बढ़िया है। तो आपका काम ऐसे ही वो बच्चे आपका संभाल ले रहे हैं काम। तो ये जो करियर, अभी संजय जी से बात करके जो ख्याल आ रहा है, एक सेल में तो हमारे टीचर्स हो गए, लेकिन क्यों ना कैन हैव ए करियर क्लब ऑल्सो, जिसमें करियर लर्निंग को लेकर के और भी जो चीज है, 15 20 30 बच्चे, ये जैसे मान लो आपको 16 टीचर हैं, तो हम उनको बोलें कि आप अपनी क्लास में अनाउंस करो। और बच्चों को नहीं पता बच्चे क्यों नहीं जोड़ते, बच्चों को टेंजिबल आउटकम नहीं दिखता है। यदि हम ये थोड़ी झूठ सच कहानियां सुनाए कि देखो भाई यदि जुड़ेंगे तो आपके करियर की प्रिपरेशन की तैयारी होगी, ये होगा, और उनको दो कि आपने जो जो इवेंट करेंगे हम आपको एंड में एक सर्टिफिकेट देंगे। इतने सर्टिफिकेट बांटते हैं, अपनी क्लास में 40 बच्चों को सर्टिफिकेट दे दो, एक्टिव मेंबर ऑफ करियर क्लब, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ा रिकग्निशन सिस्टम बना लेते हैं। तो इसको भी हम इसको कहीं आप नोट कर लें, और हम एक जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है उसमें भी ऐड कर देंगे कि क्यों ना हम एक करियर क्लब बनाएं जिसमें बच्चे जोड़ें, उनको साल के एंड में सर्टिफाई भी करें। और गोइंग फॉरवर्ड विजन ये है कि जैसे एनएसएस एनसीसी को वेटेज मिलता है, हु नोज 10 साल बाद करियर क्लब के बच्चों को भी वेटेज मिले। यदि हम उसको इतना पावरफुल बना देते हैं, यदि हम ये डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि भैया जो करियर क्लब वाले बच्चे थे, कॉलेज से पास आउट होने के अंदर 3 साल के अंदर वो नौकरी में थे या अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, इफ वी क्रिएट ए वॉइस, that voice will create visibility, and that visibility will create velocity। तो जो एक कंटिन्यूम है ना, वॉइस, विजिबिलिटी, वेलोसिटी, उसके बाद देखो कि चीजें कितनी चेंज होती है। आज हम जो बात कर रहे हैं ना करियर गाइडेंस को लेके, 60s 70s में फिजिकल एजुकेशन को लेकर यही बात चलती थी, क्योंकि तब कोठारी कमीशन ने कहा था फिजिकल एजुकेशन हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, हर स्कूल में। तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की लाइन लग गई, नागपुर में लोग जाने लगे, ये हुआ, मतलब एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ। पिछले 3-4 सालों में आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर माहौल क्रिएट हुआ। तो यू नेवर नो, अगले 4-5 साल में करियर काउंसलर एक माहौल क्रिएट हो जाए,
फिर आप देखेंगे कि जिन बच्चों ने करियर क्लब में वॉलंटियर किया है वही करियर गाइडेंस में पीजी कर रहे हैं और वही करियर काउंसलर बन के आ रहे हैं। तो वो मतलब मेरे लिए वो ड्रीम वाली चीज है कि दिस इज हाउ आई एम सीइंग फ्यूचर, कि मेरा करियर क्लब का जो वॉलंटियर है वही पीजी डिप्लोमा कर रहा है, पीजी प्रोग्राम कर रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और वही स्कूल कॉलेज में करियर काउंसलर के रूप में अपॉइंट हो रहा है। मतलब आपका जो हॉबी है वही आपके करियर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सम ऑफ द आइडियाज है जो आपकी बातचीत से निकल के आए। तो मैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग टीम को भी कहूंगा कि इस तरह की जो प्रैक्टिकल सजेशन आती है प्लीज डू नॉट मिस दीज थिंग्स ऑन रिपोर्ट, क्योंकि सारी चीज जो है वो मेरे पास स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। और कोई साथी कुछ कहना चाहें कैलेंडर को लेकर? कैलेंडर को लेकर किसी की कोई प्रतिक्रिया है तो आप शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया? आर यू ओके विद इट? ये आपके लिए असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट तो जो मेरे साथी हैं वो आपसे शेयर करेंगे, बट असाइनमेंट यही है कि आपको अपने सेल के साथ मिल करके, फैकल्टी इंचार्ज, प्लेसमेंट इंचार्ज, करियर मेंटर के साथ मिल करके इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट देखना है। अपना एकेडमिक कैलेंडर, एग्जाम शेड्यूल, स्टूडेंट प्रोफाइल, अवेलेबल रिसोर्सेज देखनी है, कौन से सर्विसेज की प्रायोरिटी है वो डिसाइड करना है, स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी कौन सी करनी है, असेसमेंट के लिए क्या करना है। उसके बाद आप मंथ बाय मंथ कैलेंडर बना सकते हैं, रोल डिसाइड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकते हैं। तो वो मैंने एक सैंपल भी आपको उसमें दिया हुआ है, और आपको मैं फिर 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ आज के असाइनमेंट के लिए। वो आपको रिटर्न फॉर्म में हमारे साथी आपसे शेयर कर देंगे। तो ये असाइनमेंट भी है, क्योंकि यदि आप इस वर्कशॉप के बाद कम से कम अभी जैसे हमारे साथी जो हैं अभी वैलिडिक्टरी में शेयर किया जाएगा कि हमारे पास कितने कॉलेजेस के कन्वीनर और मेंबर जुड़े हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के लोग जुड़े हैं जो कन्वीनर मेंबर नहीं है लेकिन इसको सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उतने कॉलेजेस से मुझे एनुअल कैलेंडर आ जाए, तो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक है जिसको हम लोग प्राउडली कह सकेंगे कि दिस इज व्हाट वी कुड अचीव। Last part of the entire program and entire course and for today is how to develop yourself, how to keep yourself developing. ये वाला आइडिया है अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डेवलपिंग टीचर्स एज करियर प्रैक्टिशनर। तो करियर प्रैक्टिशनर कौन है? जॉब फाइंडर नहीं है। प्लेसमेंट इंचार्ज जो है ना वो जॉब फाइंडर है, बट करियर प्रैक्टिशनर वो है जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करवाता है, इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी से जोड़ता है, पर्सनल और करियर डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, जो डाइवर्सिटी है एस्पिरेशंस की, लाइफ पाथ की, उसको एक्नॉलेज करता है, होप डेवलप करता है, डायरेक्शन डेवलप करता है, एजेंसी डेवलप करता है। और ये रिपीट हो गया है। टीचर्स पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं? बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशनल करियर काउंसलर होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा? अभी होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, नहीं होगा हमारे जीवन में, हमें नहीं पता। कोशिश तो मैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। टीचर पे फोकस क्यों है? क्योंकि टीचर सबसे अधिक ऑब्जर्व करता है पेरेंट्स के बाद, क्योंकि टीचर का व्यू ऑब्जेक्टिव होता है, पेरेंट्स का व्यू फिर भी सब्जेक्टिव और कलर्ड व्यू होता है, बायस्ड होता है। और कई कॉन्टेक्स्ट में, यदि आप रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े एक्सपर्ट बच्चों के सामने आप ही हैं। आप उनके माता पिता से ज्यादा एक्सपोजर वाले हैं, ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो बच्चे आपको ही देखते हैं। और आपको भी अपने इम्पैक्ट को गहरा करने का एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्टूडेंट क्लाइंट के थ्रू, तो ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप ही करियर गाइडेंस सेल चला रहे हैं। और मैंने फील किया है कि जो लोग बच्चों की करियर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको चूंकि करियर डेवलपमेंट का बेसिक पता होता है, इसलिए उनकी खुद की भी करियर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये कुछ रीजन थे। इसके अलावा भी आपके मन में यदि कोई रीजन है, यू कैन शेयर। अनम्यूट करके कीजिए, क्योंकि मैं भी वो देख नहीं पाऊंगा। आपको क्यों लगता है कि टीचर को क्यों डेवलप किए जाने की जरूरत है? मेरा तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक्चुअली टीचर्स कैन नॉट एस्केप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एक बच्चा आपके पास आता है, आप हिंदी टीचर हैं, और बच्चा बोलता है मैम मैंने ये कर लिया, मैंने हिंदी सबसे अधिक एंजॉय किया, मैम बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ट्रांसलेशन में क्या ऑप्शन है, इंटरप्रिटेशन में क्या ऑप्शन है, जर्नलिज्म में क्या ऑप्शन है, किस चीज में क्या ऑप्शन है, आपको पता ही होना चाहिए। यू कांट से नो कि बेटा मुझे नहीं पता। तो और खासकर यदि आप इंटीरियर के स्कूल्स कॉलेजेस में पोस्टेड हैं, तब तो आपके अलावा उनके पास कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। तो जो कारण मैंने लिखे हैं, इसके अलावा कोई कारण समझ में आता है किसी को, प्लीज बताएं, उसको हम ऐड करेंगे। एनीथिंग एल्स? मेरे ख्याल कॉम्प्रिहेंसिव है, तो लेट अस मूव। देखो, करियर डेवलपमेंट की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, कम से कम 5 तो मैंने लिखी हैं, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो IAEVG, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ने करियर गाइडेंस कॉम्पिटेंसीज की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है। अब उसकी रिव्यू हो रही है। रिव्यू में इस बार मुझे भी उन्होंने कमेटी में डाला है। हम उसमें ग्रीन गाइडेंस और AI से जुड़ी हुई कुछ कुछ कॉम्पिटेंसीज और ऐड करने वाले हैं, बट अभी भी वो सफिशिएंट है। उसमें 2 सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है। एक बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, जो सब में होनी चाहिए। दूसरे को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसीज। स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसी में हमने क्या कवर किया है, हमने उसमें कवर किया है कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करता है, कोई रिटायरी के साथ काम करता है, कोई ओल्डर विमेन के साथ काम करता है, कोई माइग्रेंट वर्कर के साथ काम करता है, कोई एडवोकेसी पे ही काम करता है, कोई असेसमेंट पे ही काम करता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसीज। तो जब असेसमेंट होती है, जब लाइसेंस दिया जाता है करियर काउंसलर को, तो हम कोर कॉम्पिटेंसी सारी चेक करते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसीज भी चेक करते हैं। तो वो तो प्रोफेशनल लेवल पे बात हो गई। लेकिन एज ए टीचर मुझे लगता है मैंने उनमें से बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज में 16, 17, 18 कॉम्पिटेंसीज में 5 आपके साथ शेयर करना। पहला तो करियर डेवलपमेंट नॉलेज, बेसिक थियरी, बेसिक ट्रेंड, बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा हेल्पिंग स्किल्स, काउंसलिंग की बेसिक स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग की स्किल, इंपैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेपो बिल्डिंग, जो हम सबको बेसिक एज ए टीचर के रूप में भी आना चाहिए, एज ए काउंसलर तो आना ही चाहिए। असेसमेंट ऑफ एंड प्लानिंग, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करें, उस रिजल्ट के बेस पे डिसीजन कैसे लें, एक्शन प्लानिंग कैसे करें, वो इंपॉर्टेंट है। फिर नेटवर्क, कैसे स्टूडेंट्स को हम अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंकेजेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन को अपने बच्चों से कैसे रिलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिस हो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हो, अपनी लर्निंग में और अपनी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में हम इंगेज्ड हो। तो ये कम से कम ये 5 चीजें तो हमें होनी ही चाहिए, जिसके जो क्रिटिकल है। और आप में से अधिकतर लोग ऑलरेडी इसमें काफी आगे जा चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक बातें कर दूं तो जेनरिक बातें होंगी। पहले तो जहां तक हो सके डिग्री ले लें, तो ऑथेंटिसिटी होती है। मैं 98 से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। 2010 में मैंने इस फील्ड की 10 में इस फील्ड की पहली क्वालिफिकेशन ली, क्योंकि एक जनरल एक्सेप्टेंस इश्यूज होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में। जो लोग सुनते थे वो तो बुलाते थे, बट अदरवाइज बोलते थे अपनी प्रोफाइल भेजो। मैं बोलता था ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ज्योग्राफी में है, तो आपकी जो है ना एक्सेप्टेंस पुअर हो जाती है। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, भारतीयार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पीजी डिप्लोमा भी कराती है। तो यदि करियर गाइडेंस में पीजी डिप्लोमा करना चाहें, लास्ट डेट मेरे ख्याल 25 को खत्म हो गया है और 20 जुलाई से कोर्स शुरू हो रहा है। लेकिन जो कोर्स चलाती हैं वो हमारी बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड है प्रोफेसर विमला। तो उनसे मैंने कल बात की है कि मैं कोर्स चला रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं PDF भेज दूंगी, आप उनको बोलना बाय हैंड भर करके मुझे ऑनलाइन न भर के डायरेक्ट मेल करें, मैं कोशिश करूंगी उनका एडमिशन हो जाए। तो जो लोग पीजी डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं, भारतीयार यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो MA करियर गाइडेंस भी ऑफर करती है, बट वो ऑफलाइन मोड में है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है कोई, वही है जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बट डिप्लोमा प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी देती है। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बट अधिकतर ठगने वाली यूनिवर्सिटी है। बट कुछ तो हम सीखते ही हैं, आप कहीं से भी ज्वाइन करते हैं, वो देखें।
गोइंग फॉरवर्ड यदि सब कुछ ठीक रहा, मैं इसको मूक में कन्वर्ट कर पाया तो शायद हम इसको स्वयं पे लाएंगे। बट अभी मेरी जो टाइम की कमिटमेंट है, मुझे नहीं लगता है मूक के लिए जो टाइम चाहिए अभी मैं दे पाऊंगा। बट लेट अस सी हम उसको आगे कैसे क्या करते हैं। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग पर जरूर आप इन्वेस्ट कीजिए। इग्नू से सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन गाइडेंस है वो कर सकते हैं, मास्टर प्रोग्राम कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। बड़ी सारी जो कोर्सेरा और एडेक्स और इस जैसे मूक प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं हैं, वहां भी आप सर्च करके कुछ देख सकते हैं। करियर काउंसलिंग टेक्निक पे भी मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, एनसीईआरटी कर रही है, कोई और कर रही है, उसको अटेंड करने की कोशिश करें। सर्टिफिकेशन, आजकल करियर डेवलपमेंट में एक फ्रेज यूज होता है, पता नहीं आप लोग अवेयर हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं माइक्रो क्रेडेंशियलाइजिंग। माइक्रो क्रेडेंशियलाइजिंग क्या है? वही जो आप कर रहे हैं अभी, वो टेक्निकल भाषा में उसको हम आजकल माइक्रो क्रेडेंशियलाइजिंग बोल रहे हैं। लेकिन अब हमारे कॉलेज का सर्टिफिकेट बहुत फर्क आपको शायद लाइफ में ना आए, मतलब रियल में शायद कुछ सीखें आप, लेकिन इसका वजन नहीं है बहुत ज्यादा। ये कोर्स यदि यूनिवर्सिटी से कहीं से सर्टिफाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका वजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। असेसमेंट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, करियर कोचिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे लास्ट में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि हमने जो अभी नेटवर्क खुद अभी क्रिएट किया है, 188 लोगों ने फॉर्म भरा है और लगभग 100 लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। करीब 90 लोगों ने प्री असेसमेंट भरा है। तो कैसे इस नेटवर्क को और हम आगे बढ़ सकते हैं? एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ करियर एंड लाइवलीहुड प्लानिंग है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडिंग है, एक एशिया पैसिफिक करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, एक एनसीडीए है, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, एक एशियन रीजनल एसोसिएशन फॉर करियर डेवलपमेंट, बड़े सारे हैं। तो आप उनसे जुड़ते हैं तो उनके रेगुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो डेवलप करें। अब एपीसीडीए, जिससे मैं कुछ समय पहले जुड़ा हूँ, एशिया पैसिफिक करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन, इनका एक और मजेदार है। जैसे आज भी मैंने इनका एक प्रोग्राम अटेंड किया, आज नहीं कल शाम। तो जैसे ही आप प्रोग्राम खत्म करते हो, वैसे ही आपको ईमेल आ जाता है कि आपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का 1.5 घंटा पूरा कर लिया। अब उनके साथ ही मेरी छठी एक्टिविटी थी, तो मेरे 12 घंटे पूरे हो गए पीछे। मेरा पर्पस नहीं था, लेकिन कई जगहों पे कंपलसरी है कि आप साल के 30 घंटे या 100 घंटे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो कई संस्थाएं जो अपना वो लगाती है, उसका सर्टिफिकेट देती है आवर्स में, ताकि कल को प्रमोशन के टाइप में आप क्लेम कर सकें कि मैंने अपने प्रोफेशन में अपने आप को डेवलप करने के लिए 30 घंटे का सीपीडी लगाया है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने से बहुत चीजें सीखते हैं। मुझे तो रिसर्च के आइडियाज, प्रैक्टिस के आइडियाज कॉन्फ्रेंसेज से ही निकल के आते हैं। बहुत सारे उनका मटेरियल भी जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो इनकी साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखो, एक जनरल आइडिया होता है कि पहले हम ट्रेनिंग ले लें फिर करेंगे। आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आएगी, आप करते रहिए और कर करके सीखिए। अब तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज भी हैं, जब हम लोगों ने शुरू किया तो कुछ भी नहीं था। मतलब लर्निंग बाय डूइंग ही बेस्ट है। और एक कोटेशन जो मुझे बहुत पसंद है, इट इज बेटर टू डू देन टू डू बेटर। कई बार अच्छा करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे जी, करेंगे अच्छे से करेंगे जी, उस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। तो अब कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने बच्चे नहीं सुनते हैं तो कोई स्कूल पकड़ लीजिए, कोई एनजीओ के थ्रू जाइए। और आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल करियर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। पहले 50, फिर 100, मेरे ख्याल 150 हो गए हैं। तो आपके जो नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उनके साथ आप टच में रहिए, उनके लोगों को बुलाइए, उनके प्रोग्राम में जाइए। तो मैं जहां जा रहा हूं, कोशिश की है मैंने कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साथ मेरी अच्छी बने। उनके प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूँ और मेरे प्रोग्राम में वो आते रहे हैं। उससे आप बहुत चीजें सीखते हैं। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी करते रहिए, वन ऑन वन एक्टिविटी करते रहिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, लेबर मार्केट ट्रेंड देखते रहिए, इमर्जिंग करियर पाथ देखते रहिए। अपने फील्ड से जुड़े हुए कोई रिसर्च पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़लेटर है, वो देखते रहिए। सुपरविजन और मेंटरशिप एक बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जिसमें कि खास करके फीडबैक और गाइडेंस। जो सीनियर प्रैक्टिशनर है, आपके पास कोई केस आया और आपको पता नहीं चल रहा हाउ टू डील विद इट, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट, आप अपनी ही स्किल जो गाइडेंस काउंसलिंग से लिंक्ड है, कम्युनिकेशन से लिंक्ड है, कोचिंग से लिंक्ड है, ग्रुप फैसिलिटेशन से लिंक्ड है, वो जो है आप इसी में कवर कर सकते हैं।
हाँ बताएं। अच्छा, किनसे करनी है बात अभी? सर मैं हाँ आप कर लीजिए। ले लिया लाइब्रेरी में ठीक पढ़ लिया। ठीक है, कर लीजिए। फिर ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला जो आइडिया है उसमें हम आपने जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो भी स्किल्स आपको लगता है मिसिंग, अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टेड है तो कुछ सेल्फ हेल्प बुक तो नहीं है, वो टेक्स्ट बुक के रूप में है वो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल यदि आप चाहें तो मैं आपसे एक बुक की लिस्ट शेयर कर लूं। देखो, guidance and counseling is considered one of the helping professionals, and we are trying to help people in our life in the best way that we can, but we are not trained to do this, तो कई बार हम हार्म भी कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बहुत मशहूर किताब है गेरार्ड ईगन की, GERARD, गेरार्ड ईगन, EGAN। ये काउंसलिंग वाले लोगों के लिए बेसिक टेक्स्ट बुक है और इस किताब का नाम है स्किल्ड हेल्पर। मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी है, आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करेंगे तो साथ में एक वर्कबुक भी आएगी, मतलब एक चैप्टर पढ़िए और वर्कबुक की एक्टिविटी कीजिए और खुद ही सीखिए। और इनकी एक कंपनी वेबसाइट है, वहां से आपको फीडबैक भी शायद मिल सकता है, बट फीडबैक वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा, मैंने कई साल पहले देखा था। स्किल्ड हेल्पर आपको बताएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आपको स्किल हेल्पर मॉडल आपसे शेयर करता हूँ यदि टाइम परमिट करेगा तो, नहीं तो आप स्किल्ड हेल्पर मॉडल गेरार्ड ईगन करेंगे तो बेसिक वहां मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुक की तो आप मुझे ग्रुप में डालिएगा, मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगा। फिर काउंसलिंग का एक मॉडल है जिसको लाइफ स्किल मॉडल कहते हैं, नेल्सन का मॉडल है, नेल्सन जोन्स, वो भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पूरी बुक अवेलेबल है, आई कैन शेयर दैट विद यू। तो आप देखिए कि कौन सा स्किल एरिया है, क्वेश्चनिंग का एरिया है, लिसनिंग का एरिया है, कौन सा एरिया है जहां पर आपको इनपुट की जरूरत है, कल्चरल कॉम्पिटेंस की जरूरत है, डाइवर्सिटी की जरूरत है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिफ्रेशर, वेबिनार, FDP जो आप ऑलरेडी लगा रहे हैं। एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म, एक एक्रोनिम है जो मैं यूज करता हूँ, केयर बोलता हूं मैं। केयरिंग क्या है? C का मतलब क्या है कि आप रेगुलर एक्टिव रहिए, कंट्रीब्यूट एक्टिवली। A का मतलब है अपने स्किल्स, इंटरेस्ट, गोल्स देखते रहिए कि आपके वैल्यू से अलाइन है कि नहीं आप जो भी कर रहे हो। R मतलब मशीन की तरह मत करते जाइए, जो कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फीडबैक देखिए, लर्निंग देखिए। E का मतलब है इंगेज विद एम्पैथी, बच्चों के साथ रेगुलर इंगेजमेंट जरूरी है, एम्पैथी के साथ उनकी जगह खुद को रख के देखना है, इनिशिएटिव के साथ, इंकरेजमेंट के साथ। तो ये केयरिंग मॉडल है जो डेली रिमाइंडर आपके लिए होना चाहिए। 4 लेंसेज की बात की है ब्रूकफील्ड ने रिफ्लेक्शन लिटरेचर में। खुद को देखते रहिए, स्टूडेंट की नजर से खुद को देखते रहिए, आपकी फील्ड के बेस्ट लोग हैं वो इसको कैसे देखेंगे, पीयर लेंस यूज कीजिए, फीडबैक यूज कीजिए कलीग का। और मैं जो सबसे अधिक देखता हूँ लिटरेचर लेंस, सेल्फ लेंस, स्टूडेंट लेंस भी देखता हूँ, लिटरेचर लेंस, कि इस चीज पे तो और भी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो रिसर्चर्स का क्या कंक्लूजन है। आपने देखा होगा जहां तक संभव हुआ है इंटरवेंशन प्लानिंग में, मैंने आपको जनरल कॉमन सेंस वाली बातें नहीं बताई, रिसर्चेस में जो चीज निकल के आई है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आई है, आपने मेरे ख्याल से ऑब्जर्व किया होगा, मेरा अप्रोच हमेशा डेटा, आई मीन रिसर्च कंक्लूजन ड्रिवन होता है। कॉमन सेंस तो है ही, बट डेटा क्या कहता है, रिसर्चेस क्या कहती हैं, उनके आउटपुट क्या है, हम वो भी आपसे डिस्कस करते रहते हैं। एक एक्टिविटी जो मैंने सोचा था कराऊंगा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाइए, अगले हफ्ते शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस एरिया में मुझे इंप्रूव करना है अगले 6 महीने। जैसे मान लो हमारे कई साथियों को लगता है यार मेरा ना लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन वाला पार्ट बड़ा वीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या क्या है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए वो वाला मेरा पार्ट, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कितने तरीके के होते हैं, अगले 3 महीने ना मैंने उसी पे फोकस करना है, ये अगले 3 महीने ना मैंने क्वेश्चनिंग स्किल पे फोकस करना है, या अगले 3 महीने मैंने इंटरव्यूइंग स्किल्स पे फोकस करना है, अगले 3 महीने मैंने रिकॉर्ड कीपिंग पे फोकस करना है, जो भी है वो आप करें। फिर इसमें हमको सपोर्ट कौन कर सकता है वो हम देख सकते हैं। प्रपोजल्स पे मैं आऊं, इसके पहले मैं आपको एक सैंपल सेल्फ डेवलपमेंट प्लान कैसा लगेगा, नाम लिख लें, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस हैं वो इसमें डालेंगे, किन एरियाज में इंप्रूव करना है मुझे, थियरी में, हेल्पिंग स्किल जो मैं बुक का जिक्र कर रहा था गेरार्ड ईगन की,
असेसमेंट प्लानिंग की, नेटवर्किंग पे, प्रोफेशनलिज्म पे, किस पे करना है, मेरे अगले 6 महीने के लर्निंग गोल क्या है, किस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करूंगा, रिफ्लेक्शन शेड्यूल क्या है, मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, क्या रहता है, नए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ये एक टेंटेटिव आइडिया है जो मैं आपके साथ आज स्टडी मटेरियल में भी शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट स्लाइड मेरी एक रहती है, डेवलपिंग योर सेल्फ एज ए करियर प्रैक्टिशनर। उस पे जो भी अभी आपने बात कही है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है जो आपने नहीं सोचा था अभी, तो काइंडली वो शेयर करें। 10 मिनट, 5-10 मिनट है हमारे पास। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो गेरार्ड ईगन का डेवलप हेल्पर मॉडल, स्किल्ड हेल्पर की बात करते हैं वो, यदि वो शेयर करना होगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो आई कैन शेयर दैट विद यू, बट नाउ फ्लोर इज योर्स। बताएं। बहुत ऐसा तो नहीं ओवरवेलमिंग लग रहा है कि मैं बड़ी सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था आप उनमें से एक दो चीज पकड़िए, सारी चीज एक साथ हम नहीं कर पाएंगे। तो किसी साथी ने इसमें से कोई चीज पकड़ी है तो शेयर करें, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो करें। आपको सबसे काम की चीज क्या लग रही है वो शेयर करें। हाँ, सब करियर प्रैक्टिशनर बनने के लिए जैसे आपने बताया कि हमें पहले तो अपने स्किल को एनहांस करना है। इसमें अपने बुक का भी जिक्र किया, कोर्सेज का भी जिक्र किया। तो इसमें जो बख्तियार यूनिवर्सिटी का कोर्स आपने मेंशन किया, मैं उसको देख रहा था अभी। हम्म। तो ये तो आई थिंक रेगुलर मोड में है। नहीं, उनका एक पीजी डिप्लोमा फॉर एग्जीक्यूटिव्स करके भी है प्रोग्राम, वो हाँ, वही डिस्टेंस, मैंने खोल रखा है। वो डिस्टेंस मोड में होना चाहिए वो। उसमें प्रोजेक्ट बाइबा वो से सारा चीजें हैं। और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफरिंग करियर गाइडेंस टू द 3 स्टूडेंट्स, इस तरह से भी कुछ प्रोजेक्ट है। हाँ होंगे। तो छः सात पेपर्स हैं इस तरह से। सो थिंक आई डोंट नो कि साइड बाय साइड इसको कर पाना उतना पॉसिबल रहेगा, या मतलब एक साल में, अगर एक साल का है तो एक साल में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा है मुझे उसके हिसाब से। तो वी कैन डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट विद प्रोफेसर विमला जो देखती हैं इसको, कि उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है। उनके पास अधिकतर ये कोर्सेज जो हैं वो प्लेसमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, उस तरह के लोगों ने ज्यादा किया है। ओके। लार्जली लेबर मार्केट वाले लोग, सीनियर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उन लोगों ने कोर्सेज किए हैं लार्जली। क्योंकि जो इनका इंडक्शन सेशन था पिछली बार ना, तो इंडक्शन सेशन मैंने ही इनका कंडक्ट किया था पिछले साल इस यूनिवर्सिटी में। सो दैट्स हाउ आई एम फेमिलियर विद देम। बट इफ यू शो इंटरेस्ट, और यदि कंसर्न है कि इट मे नॉट बी कंप्लीटेबल इन 1 year, वी कैन टॉक अबाउट अदर मोडालिटीज, 1.5 year, 2 year, कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है। All these things can be worked out because she is a very open kind of a person, और वो फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसके हिसाब से कोर्स को रीहैश, रीडिजाइन भी कर सकते हैं। यस, अदरवाइज मैं जैसे टाइटल्स देख रहा हूँ पेपर्स के, तो जिस तरह से आपने बताया वो सारे ही मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एक तरह से, काफी डिटेल्ड प्रोग्राम हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज देयर। थोड़ा सा वही कंसर्न है कि टाइम किस का तरह है। से ये रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्जाम जैसे मतलब पेपर जैसे रहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक फुल टाइम उसी के लिए ही किया जा सकता है। क्योंकि कॉलेज में आपको पता है सेशन स्टार्ट हो जाएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू चलेगा बिल्कुल। इन्वॉल्व। श्योर, राइट। तो एक तो ये चीज हुई। मैं बात करूंगा डॉक्टर विमला से क्या बोलती, और किन्हीं साथी की कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है तो वो शेयर कर सकते हैं।
फिर हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे। क्योंकि शार्प एट स्किल्ड 4:30। हेल्प, हाँ हाँ बताएं। हाँ स्किल्ड बताइए। हेल्प पर आपने जो मेंशन किया है, ये मैं देख रहा था अभी सकते, मतलब इसको हम अपने करियर काउंसलिंग सेल के लिए भी कर सकते हैं वहां पे, सो दैट बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आइडिया ये है कि हमारी करियर गाइडेंस सेल की अपनी एक रिच लाइब्रेरी होनी चाहिए, यस यस बट उससे मुझे आइडिया ये लग रहा है कि आई कैन शेयर ए लिस्ट ऑफ प्रोबेबल बुक्स, और परहैप्स वो हम हर सेल में वी कैन इंश्योर कि एक बार देखें कि क्या हो सकता यस है। सर। हाँ तो वो भी एक हाँ, इम्पोर्टेंट मतलब चीज। आप कुछ इस तरह की बुक्स की एक लिस्ट अगर शेयर करते हैं, सो दैट कि कभी हमारे पास अगर फंड अवेलेबल हो, तो कई बार क्या होता है ना, फिर कुछ भी खरीद के ले आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हाँ हाँ, फंड्स आते हैं और खत्म बोलते हैं करने कि होते विद हैं, इन आई नो। 15 डेज इसको। हाँ हाँ। सो उस टाइम अगर वो हमारे पास, तो हमें पता है कि हमने इसमें से ही ये सारी चीजें जो प्रोक्योर करनी है से, तो तरह से किया जा सकता है। तो मैं आपको ये वाली बुक दिखा रहा हूँ, ये है स्किल्ड हेल्पर, प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये उनका पूरा मॉडल है। देखो कितना लॉजिकल मॉडल है। हमारा काम क्या, जो हमारे पास आया है, पहला स्टेप करें, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट डू आई नीड और वांट, एंड हाउ डू आई गेट व्हाट आई नीड और वांट। यही 3 स्टेप है ना। क्या चल रहा है Yes. और मुझे क्या चाहिए, जहां चाहिए वहां तक क्या होगा। तो स्टोरी, स्टोरी से पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी से पॉसिबल स्ट्रैटेजी, न्यू पर्सपेक्टिव, चेंज एजेंडा, बेस्ट फिट। तो ये बेसिक अप्रोच है, और ये स्किल लेजन पे फोकस है। हाउ टू ट्यून इन, हाउ टू इनहांस व्हाट गेरार्ड ईगन टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस। जब हम अपने क्लाइंट के पास बैठे हैं तो 100% कैसे बैठते हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या है, इम्पैथी क्या है, प्रैक्टिस एक्टिविटीज हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग हमने उनकी बात को ठीक समझा भी है कि नहीं, प्रोबिंग कैसे करते हैं, समराइजिंग कैसे करते हैं, चैलेंज कैसे करते हैं उसके बिलीफ को, निगोशिएटिंग कैसे करते हैं। इसी के अराउंड आप देखेंगे तो ये पूरा अप्रोच है। और इसमें उनकी जुड़ी हुई बहुत सारे गेम्स, एक्टिविटीज, क्वेश्चनर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट 2 स्लाइड्स में आपसे शेयर करूं। एक तो कुछ प्रपोजल थे मेरे। पहला प्रपोजल ये था कि ये जो एफडीपी वाला ग्रुप है, देखो हमारे पास हर तरह के लोग जुड़े हैं। एक जो सीरियसली इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक जिनको लगता है चलो मेंबर है तो सीख लेना चाहिए, और कई ऐसे भी होंगे जिनको चलो भाई एफडीपी का एपीआई के लिए एक 10 नंबर के लिए चाहिए था और उनको बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं है, विच इज परफेक्टली फाइन। हम सबके अपने, हो सकता है उनका इको क्लब में इंटरेस्ट हो या कहीं और इंटरेस्ट हो। तो ये जो एफडीपी वाला ग्रुप है, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस ग्रुप। इसको भी डिसबैंड नहीं करते हैं। जो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं चाहते हैं, दे कैन लीव द ग्रुप। एक तो ये वाली बात है। मैं प्रपोज कर रहा हूं कि क्यों ना हम एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनाए, हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन ऑफ करियर एजुकेटर, HPACE। इस तरह से मेरा एक प्रपोजल है। इस पे आप कुछ कहना चाहें? यस सर, वेरी नाइस आइडिया रॉबर्ट, होना चाहिए इस तरह से, उसमें ना फिर मैं भी सो दैट। ग्रुप में भी पूछूंगा कि इसमें ना फिर हमको एक कोर टीम चाहिए वॉलंटियरिंग के लिए, क्योंकि फिर इसमें ना लीगल इश्यूज आएंगे ना। इसको रजिस्टर करना है, उसकी बॉडी कैसे बनेगी, कैसे क्या फंक्शनिंग होगी, क्या होगा। तो और भी करियर काउंसलर की दुनिया भर में एसोसिएशन है, हम उनका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम निकाल करके उससे आइडियाज लेकर के बना सकते हैं। तो वी वुड बी नीडिंग 3-4 वॉलंटियर। एक तो ये मेरे पास आइडिया था। दूसरा था कि नेक्स्ट एफडीपी हमने करनी है ऑनलाइन, जिसमें मैं नहीं होऊंगा, 6 अलग अलग थीम के एक्सपर्ट होंगे। आपकी जो फीडबैक शीट है उसमें भी मैंने डाला है कि आप अगली एफडीपी में 6 टॉपिक आपको बोलने को कहा जाए कि कौन से एरियाज हैं। 6 टॉपिक आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जिसपे आपको लगता है यार मैंने ना बहुत हल्के से टच किया और ये उतना समझ में नहीं आया, इस पे अलग से हमको एक इनपुट चाहिए, आप वो भी टॉपिक डाल सकते हैं। कोई नया आइडिया आपको लगता है यार करियर गाइडेंस पे ना हम यहाँ फंसते हैं, तो उस पे चाहिए होगी इंफॉर्मेशन। तो जिन सेशंस पे चाहिए आपने वो उसमें डालना है ऑनलाइन के लिए। फिर है नेक्स्ट एफडीपी ऑफलाइन।
ऑफलाइन में देखो, अभी मैंने आपको ना काउंसलिंग स्किल, ग्रुप काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वर्कशॉप कैसे कंडक्ट करना है, वो मैंने बताया ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, सॉरी ऑनलाइन नहीं कर सकते, वो ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। तो वो कब करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट सपोर्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अपने खर्चे पे हो सकता है करना पड़े। तो आप कहाँ करना चाहेंगे? SCRT सोलन में, GCT धर्मशाला में, कोई और जगह पे जहां आपको लगता है आपके प्रिंसिपल इतने लोगों का, क्योंकि लोग आएंगे अपने खर्चे पर, हम उनसे कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहां भी हो कम से कम मैं चाहता हूँ होस्ट इंस्टीट्यूशन रुकने की व्यवस्था करे। हमारे कई साथी, मेरे 2-3 साथियों ने बोला सर रुकने के भी 1000-2000 जो देना होगा हम लोग दे लेंगे। तो मैं एक जनरल आइडिया लेना चाहता हूँ कि ऑफलाइन वाला जो FDP होगा, कितने लोग को इंटरेस्टेड, तो बड़े सारे लोग होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, खास जगह पे जाना होगा, घर से कॉलेज से 1 हफ्ते दूर रहना पड़ेगा, तो वो कौन सा टाइम सुटेबल होगा, नहीं होगा, वो मैं चाह रहा था कि थोड़ी चर्चा हो, लेकिन अभी हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, फिर भी हम 2 मिनट इस पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट FDP ऑफलाइन 1 वीक का, जिसमें हम प्रैक्टिकली सारा कुछ करके देखेंगे। क्या लगता है आपको, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या है आपके दिमाग में, कोई आइडिया है, सजेशन है तो वो बताइए। मेरी रिपोर्ट वाली टीम काइंडली एक्टिव रहें, जो सजेशन आ रहे हैं नोट करें। बट ऑफलाइन तो चाहिए हम सबको, राइट? यस नो? यस सर। तो आप सजेस्ट करो कि कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, अपने अपने व्यूज दें, कहाँ कर सकते हैं, होस्टिंग कहाँ हो सकती है। आप जहां जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। डेयरी कॉलेज आना, यू आर वेलकम। आप कहीं और बेटर मैनेज कर सकते हैं, यू आर वेलकम। मेरा एक ही स्वार्थ है, मैं चाहता हूं कि जो भी 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग आए, वो जब जाएं तो बड़े अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकें। कहाँ होगा, कौन कॉलेज करेगा, क्या आपके पास और आइडियाज हैं? क्या हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों से टाई अप कर सकते हैं? क्या उनके एजेंडा में कैपेसिटी बिल्डिंग है? क्या हम सर्व शिक्षा अभियान से, समग्र शिक्षा से, या रूसा से, या डायरेक्टरेट से, सेक्रेटरिएट से, SCRT से, किसी से टाई अप कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर दें? क्या है आपकी जो भी थॉट्स हैं, प्लीज एक एक करके 2-4 साथी शेयर करें, जिनके मन में भी ख्याल आ रहा है। इसमें सर अगर SCRT के थ्रू हो जाए, मतलब किसी डायरेक्टरेट के थ्रू या किसी और के थ्रू जो है मॉडल करियर सेंटर्स या उनके थ्रू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात कि जो टाइम आइडियल रहेगा, क्योंकि आप सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मे बी नवंबर दिसंबर जो है तो ऑफलाइन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उस टाइम पे कौन सा एग्जाम वगैरह होते हैं, बीच में उतना सारी चीज़ें और भी चलती रहती हैं कॉलेज में। तो और दूसरी बात कि अगर डायरेक्टरेट या SCRT या उनके थ्रू होगा तो मतलब हो सकता है, कई बार क्या होता है ना कि कई कोई मेंबर इंटरेस्टेड है आने में, लेकिन प्रिंसिपल ने उनको कोई और वहाँ पे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दे रखी है। सो वो अगर एक अपने लेवल पे होगा तो शायद प्रिंसिपल बोलेंगे कि ये तो है नहीं, इसका कोई वो नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती हैं इस तरह के लिए बीच में। बिल्कुल, डॉक्टर थोड़ा गोपाल शर्मा जी ने भी वही सजेशन दिया है। SCRT से होगा तो क्रीडेंशियल ज्यादा होगा, वजन भी ज्यादा पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली। चलिए, और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये हाँ बताइए। सर SCRT में अगर हम सोच रहे हैं तब तो नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल हो सकता है। जहाँ तक मेरा मतलब, जब मैं वहाँ था तो ये फेब में जो प्रपोजल्स वगैरह जाते हैं फरवरी में फाइनलाइज होते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, चाहे हम डायरेक्ट हायर एजुकेशन के थ्रू अप्रूव करा रहे हैं, चाहे MOE के थ्रू जाती है, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ही गया। अगर हम इमीडिएट में इसी साल देख रहे हैं या चाह रहे हैं, हालांकि संजय सर का जो सजेशन है वो भी जेन्युइन है, इन द सेंस कि अभी पीक शुरू होने वाला है हमारा, तो नवंबर दिसंबर पर मैं थोड़ा सा दूसरा ओपिनियन देना चाह रहा हूँ। अगर पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। अगर हम इसी सेशन में ही थोड़ा बहुत शुरुआत करना चाह रहे हैं, 10 से कम पार्टिसिपेंट है तो इधर एक्सप्लोर की जा सकती है। मैं अपने एंड पे कह रहा हूँ इस तरफ। अगर संख्या कोई बढ़ जाता है तो फिर यहाँ छोटा कॉलेज यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगी फिर हमारे इसमें ना।
पर अगर इस सत्र में हम करते हैं तो उसका एडवांटेज ये रहेगा, मैं अपनी बात कहूँ तो एज अ बिगिनर ही मैं सोच रहा हूँ, भले ही सौभाग्य से मुझे आपके साथ 2012 से मौका मिला है सीखने करने का थोड़ा बहुत चौड़ी कॉलेज से लेके, किंतु जितना एग्जॉस्टिवली कॉम्प्रिहेंसिवली अभी समझ पाए हैं इस सप्ताह, तो आई फील वेरी एंथुसियास्टिक कि थोड़ा भाई एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। अब ये 10-12 साल अभी बचे हैं नौकरी के, तो बच्चों को सिखाने से पहले खुद भी तो थोड़ा अता पता होना चाहिए। अगर इसी साल हम चाह रहे हैं तो आई प्रपोज मे बी विद इन अ मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। अगर हम थ्रू SCRT चाह रहे हैं तो फिर वो अगले साल ही जाएगा सर। एंड चैनल थोड़ा लंबा चौड़ा कर डायरेक्टर भी नहीं, अब तो डायरेक्ट हायर एजुकेशन तो रहे नहीं इसके कंट्रोलिंग, SCRT तो SPD साहब का। राइट, तो आई थिंक पॉइंट टेकन, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। लास्ट जो बेसिक बात थी, मैं आपसे क्लोज कर रहा हूं कि जितने भी करियर गाइड है ना, उनकी जर्नी तो बाद में शुरू होती है। एक केयरिंग टीचर हु चूजेस टू ग्रो, only that person can really become a great career guide. Small steps of learning plus consistent reflection, प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऑलरेडी वो जर्नी शुरू कर ली है। तो मेरा टाइम समाप्त होता है, और आखिरी जो वैलिडिक्टरी वाला पार्ट है उसके लिए हमारे जो न्यू इनिशिएटिव कमेटी और करियर गाइडेंस सेल्स की ज्वाइंट ऑस्पिशियस पे मैं फिर डॉक्टर कामाक्षी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नेक्स्ट हाफ एन आवर का वैलिडिक्टरी सेशन है उसको वो कंडक्ट करें। Thank you, sir. Thank you so much. I hope I'm audible. Yes, yes you are. Hi, Dr. Kamakshi Dumba. I'm Associate Professor of Chemistry and the convener of this FDP and the new initiative committees as well. I welcome you all to the valedictory session of the 6-day FDP on fundamentals of career guidance, concepts, tools, and practice, which started on the 23rd of June 2025. It was a joint venture, as already told, of the New Initiatives Committee and the Career Guidance and Counseling Cell of Wazir Ram Singh Government College, Dehri. Because we had our principal, Dr. Sachin Kumar, as one of the resource person who originally belongs to the Department of Geography, but his interest in the field of career guidance and counseling has led him to be one of the prominent figures in this field in India as well as at the international level. If I give you an overview of the FDP, which you have already attended, the day one of the FDP dealt with the foundations of career guidance, the key concepts, rationale, and the historical perspectives. On day two, theories of career development, essential frameworks, and practitioner insights were discussed. The day three was dealt upon designing career guidance interventions, steps, processes, and client context. Day four saw facilitating self understanding, exploring interests, abilities, values, and personalities. On day five, we navigated the world of work, career information, decision making, and management skills. While today, on the last day, Sir talked about building and sustaining career guidance, practice, managing sales, resources, and practitioner development, and future resources that we are going to develop. If I start with the with Sir's original quote with which he started on day one of Viktor Frankl, man's main concern is not to gain pleasure or to avoid pain, but rather to see a meaning in his life. And I believe all of you have also found some meaning by after attending this FDP. As I was seeing in your expectations, many of you expected to gain knowledge and skill development through this FDP, capacity building. Many people wanted to understand the basics and the ABC of career guidance. They wanted to gain clarity, guide further people. There should have been interactive learning according to you, and you intended practical guidance in this field and to learn about contemporary issues, about career counseling, and be updated in this field. And then many of you also intended to be for personal and professional development. And then after gaining some insights, maybe you want to be able to guide somebody else also after this FDP. And I hope this FDP has met your expectations with which you had started. If I talk about the success of the FDP, there were a total of 186 participants who have registered from 7 different states of India. And if I talk about Himachal Pradesh alone, 11 districts have been represented with around 55, more than 55 colleges of HP participating. Uh, Out of the 186 participants, almost 78 to 80 members are members or conveners of the career guidance cells themselves.
and all of them are from more than 25 different subjects. If I talk about not only the degree colleges of HP, but even the B.Ed colleges, even we have participants from schools, from SCRT, from DIET, from other states. I have participants from the Indira Gandhi Center for Atomic Research and from various NGOs such as Gunjan and ACT Act to Enable from Bhopal. And out of the total participants, we had 63 females and 123 male participants. And the encouraging thing was that there are almost 81 members who are already PhDs, but they have interest in the field of career guidance, and that is why they have joined this FDP. Number 72 number of participants in the age group of 40 to 50 years who are attending the FDP for gaining valuable insights into this. And if I talk about the eminent persons who have joined this FDP and have been regular attendees, I would like to thank our guest of honor for today, Dr. Gopal Dutt Sharma, who is a retired associate professor of public administration from GC SUNY. I would also like to welcome Ma'am Meeru Thakur, who is Principal Government Degree College, Ray, and Anupama Maheshwari Ma'am, who is from Act to Enable, Bhopal, which is a prominent NGO in the field of career guidance. Now I would like to ask one of them, first rather Dr. Gopal, if he would please share his feedback and his comments about the FDP. Gopal sir, if you're present. Okay, thank you very much, ma'am. Thank you for the nice words. At the very outset, let me thank Dr. Sachin ji, whom with I am associated since 1999 when he joined at Government College Chamba. So I was posted there also. Since then, I am in continuous touch with him, and it was a great opportunity for me after 6 years of my retirement to be once again part of his this workshop, FDP workshop. And to my opinion, this is the first ever workshop of this kind which has been conducted for the college and school teachers, and I would like to congratulate him and the whole cell. I mean, you were conducting in a very nice manner, but unfortunately I couldn't attend during 2-3 days. I missed the workshop, but thank you very much for considering my name for the workshop. And to the participants, let me tell you that I have been in college for about 24 years. I have been a convener of career counseling cell for about 8-10 years. I have been in NSS for 12 years and awarded the national award first person at college level to be awarded the national award. I was awarded NSS award in 2019 for my work done during under 15 to 2017. So I am one of the awardees at college level who is decorated with NSS award. For me, this workshop was what you call a great learning experience. Since I am running a coaching institute now, after my retirement, I along with my colleague, Professor Sudan Gupta, started a career academy in our area. So wherein we are coaching the students for government jobs especially. But I think that new professionals in the college would be immensely benefited out of this workshop. And I would like, I have also mentioned in my feedback that, okay, this was a beginning. Online course was conducted, but as Professor Sachin and Dr. Sanjay and other participants also suggested that it should be on offline mode, wherein there's a large interaction of participants with the resource person and among themselves, and that's going to be immensely benefit all of them. And I think in near future, as the association will come and as per time schedule, this would be possible to conduct an offline course, 1 week course. And I am pretty sure that such type of intervention, such type of interventions for the development of career counseling in the colleges is going to be immensely benefit the students. So, I mean, we conducted a counseling session in our time, but they were basics, no structure form was there. We conducted, counseling, one-to-one counseling, comprehensive cells were there, but unfortunately, that didn't bring any fruits. So I think this type of session, this type of faculty development programs for young professionals is going to be definitely help them a lot and strengthen the career counseling cell at the college level. I think these are my few observations and my experiences I shared with the participants, and I would like to
be in touch for the future program also. As and when you will give me a chance, I'll be definitely be there. Thank you so much, very much, Sachin sir. I am immensely, happy that you gave me this opportunity. Though I didn't fall in the category of participant you called for, but even then you consider my name, and it is a great privilege and opportunity to be with the participants and share my experiences based on my practical experience as of being in the convener cell and also being in college for about 24 years. Thank you very much, ma'am, for giving me opportunity to share my experiences. Thank you so much. Thanks to you, sir, that you joined the FDP. Even after retirement, you have this zeal. Hats off to you that you are still following your career. As day one, sir was talking about career that gives you a fulfillment. I would like to quote, a career should be seen as a unique mission, a concrete assignment that demands fulfillment, and that this individual purpose is vital for a fulfilling life. And I think Thank that you, ma'am. fulfillment draws you here, that you are attending the FDP and still you are intentional that in future also you would like to be associated with such kind of things. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Ma'am Neeru Thakur, Principal, Government Degree College, Ray, to please share her thoughts. थैंक यू कामाक्षी, आपने मुझे इनवाइट दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि लिस्ट पहले बनी होगी। एनीहाउ बहुत अच्छा लगा सर, एक हफ्ता आपके साथ जुड़ के इस पूरे प्रोग्राम को जब सुना तो मेरा बेसिक पर्पस इसको जुड़ने का ये था कि मैंने 93 में एमएड स्पेशली इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया था, बट एज यू सी कि करियर अपॉर्चुनिटीज में मुझे हिंदी में आना पड़ा, और उस 30 साल में मैं हिंदी में रहते हुए एक इंक्लाइनेशन तो था कि बच्चों को मदद करनी है। करियर गाइडेंस सेल का कंसेप्ट कॉलेजेस में अभी लेटेस्ट आया है, ये पहले नहीं था, ये कुछ 7-8 साल से ज्यादा इस पर तवज्जो दी जा रही है। जब नैक की टीम्स और उनके साथ एसोसिएशन, वो भी बड़े कॉलेजेस में, छोटे कॉलेजेस में तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो अभी मेरा भी जैसे गोपाल सर है, हो सकता है मैं भी बीच में थोड़े सालों में रिटायर होने वाली हूँ, बट आई वांट टू कंटिन्यू विद माय गाइडेंस काउंसलिंग सेशन। और इसमें तो जैसे मैंने कल भी कहा, बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज, तो मेरा तो एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स था ये, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस फील्ड में अब दोबारा जुड़ के बहुत सारा कुछ सीखना बाकी है। और जैसे संजय सर कह रहे थे कोर्सेज, मुझे लगता है शायद मैं लेटेस्ट में कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन करूंगी। हाँ, कॉलेज में जब तक हूँ कोशिश करूंगी कि जैसे आपने अभी एकेडमिक कैलेंडर की बात की है और बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस की, उसके लिए मेरी टीम के साथ हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो टीम मेरी ने पूरी ने ज्वाइन किया हुआ है इस प्रोग्राम में आपके साथ। मेरा पूरा कॉलेज टीम इस समय आपके साथ है। और प्रोग्राम में एक चीज सर आपने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उन्हें मॉडल जो है काउंसलिंग सेल्स बनाया गया है, बट अभी तक हमारे बच्चों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। और जो बच्चे, जैसे मुझे याद है कि हम जब पढ़ाई करके हटते हैं तो हमें 10th लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर करवाया जाता है, उसके बाद 12th लेवल पे आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 12th लेवल के हैं, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पता कि वहां जाने से क्या होगा। कि आप एक जो डाटा ऑफ स्टूडेंट्स जो आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर के पास जाता है, तो वो डाटा बिल्डअप करने में शायद हम मदद करते हैं। तो अगर सेल इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि बच्चे वहाँ रजिस्टर हो, तो शायद ये उस सभी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले वो उसके लिए पॉलिसी बना के उन बच्चों के लिए कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं, या उनके लिए जो हमारे पास जॉब फेयर हम नहीं लगा पाते या कंपनीज को इनवाइट नहीं दे पाते, शायद उसमें वो हमारी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग तो अपनी कॉलेजेस में कभी भी करियर जो फेयर है या उसके लिए जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है कि एम्प्लॉयर को सेल में लेके आना, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरे मीगर रिसोर्सेज जैसे छोटे कॉलेज में तो हो नहीं पाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में मुझे ये वाला जो लास्ट में फैक्टर आया, मैंने बोलना चाहा पहले डिस्कशन में, फिर मैं रुक गए थे। तो ओवरऑल इट्स वेरी नाइस। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं कहूंगी कि मैं भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम है सर, उनको लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जब भी होगा आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। हाँ, मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छा लगा, पर ओवरऑल इनफैक्ट इट वाज वेरी गुड। रोज की लर्निंग लाइक अ स्टूडेंट आई वाज लर्निंग इट,
ऑल्दो इतना करियर हो गया, बट ऐसा वाला FTP मैंने भी नहीं किया पहले. थैंक्स सर, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अस एज अ स्टूडेंट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मैम, आपकी यही बात है, अच्छी है। आप प्रिंसिपल है, इतने टाइम से टीचिंग में है, उसके बावजूद आप सीखने की जो इच्छा रखते हैं वो बहुत अच्छी है। चाहे वो IKS हो, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, एंड आई नो कि आप भी रिटायरमेंट के बाद गोपाल सर की तरह इस फील्ड से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मैम अनुपमा महेश्वरी फ्रॉम एक्ट टू इनेबल भोपाल, इफ शी इज प्रेजेंट। मैम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी बात करने के लिए। डेफिनेटली ये 6 डेज की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। एक दो दिन मेरे मिस हुए। एज नीरू मैम मेंशन दैट बेसिकली इट वाज अ रिफ्रेशर कोर्स। सब कुछ हम जानते हैं पर कुछ भी नहीं जानते, तो बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और सर का इतना इजी तरीका है लाइक ज्ञान बांटने का और वो ज्ञानदीप बनने का, तो बहुत अच्छी रही जर्नी। और आधार काउंसलिंग एंड थेरेपी भोपाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 20 सालों से हम लोग करियर काउंसलिंग में काम करते हैं। हमने तब से काम शुरू किया था जब हमें पेरेंट्स आके ये बोलते थे कि आप हमें हमारे बच्चों के बारे में क्या बताएंगे, और वहां से अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि लाइक करियर काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग एक बहुत मैंडेटरी पार्ट बन गया है पूरे सिस्टम का। एंड मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी तरफ से ये प्रपोज भी करना चाहती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही है करियर एजुकेशन में। तो वहां पे हम कैसे लाइक मिलजुल के अपने और बेटर इस पूरे प्रोग्राम को हम और डेवलप कर पाए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड NEP 20 and also keeping in mind whatever AI is bringing the changes। तो क्योंकि ये शहरी बच्चे और गांव बच्चे वाली बात नहीं है, ये अवेलेबल करियर्स की बात है जो कि आगे आने वाले समय में मिलेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रपोज यही करना चाहती थी कि आप लोग हिमाचल प्रदेश की एक एसोसिएशन बनाए, दैट इज वेरी गुड, बट एक करियर काउंसिल्स इंडिया का ग्रुप होना चाहिए जहां हम और भी प्रदेशों से लोगों को इन्वाइट करें और इस ग्रुप के तहत कुछ अच्छी पहल करें और अपने देश का नाम रोशन करें। विद दिस नोट, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नो डाउट आपका जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में वो बोल रहा है। एंड मैं सर से और आपसे सर, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल एसोसिएशन के मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं रादर, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस तरह की कोई एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश लेवल ही नहीं, अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी बन सकती है, तो you can also be a part of it and sir can just start the initiative. Thank you so much ma'am. इसके बाद because maybe I don't know many people who are attending the session and कामाक्षी जी, एक व्यक्ति को मैं और अभी स्पेशली, फिर एनीबडी कैन हाँ जी, एक्चुअली मैं ओपन अप। यही बोलने वाली थी सर कि अगर हाँ, कोई भी बोलना चाहे एक्चुअली तो ना जो most अभी welcome। एक एग्जाम्पल डॉक्टर गोपाल जी ने सेट किया है, एक और एग्जाम्पल देवेंद्र पुरी जी ने सेट किया है। वो खुद बताएंगे कि सर को रिटायर हुए कितने टाइम हुए हैं। और मैंने जिस दिन से मेरे जो पहला टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था चंबा से लेके अब तक की, वो पूरी जर्नी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देवेंद्र पुरी जी जुड़े हैं। एज ए प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया इन्होंने, फिर ये टीचर ट्रेनिंग में आए, फिर इन्होंने साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखी। रिटायरमेंट के बाद जब पहला प्राइवेट BEd कॉलेज चंबा में खुला तो ही ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और आज वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत समय। तो पुरी जी, यदि 2 मिनट आप अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहें। देवेंद्र पुरी जी। हेलो। हाँ, आपकी हेलो आवाज आ रही है सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा ये सुअवसर था, आपने जो मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं लगभग ये गाइडेंस और काउंसलिंग का 7-8 साल से मैं ये विषय है उसको पढ़ा रहा हूँ, परंतु जो डेप्थ में मुझे जानना चाहिए था वो मुझे अभी मिली है। मैं बहुत सारे बच्चों का आने वाले टाइम में जो मैंने सीखा है, और मैं जैसे ऑफलाइन भी जहाँ भी आप प्रोग्राम रखेंगे उसमें मैं शामिल होऊंगा। और बाकी जो एक बहुत सुंदर, जैसे मैं देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है, तो ये जो एक हिमाचल का एक इस प्रकार से संस्था बन जाए और
उससे बच्चों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला। मैं जो अभी अपने जीवन में जो कुछ सीख पाया हूँ, देखिए एक सब्जेक्ट टीचर और एक काउंसलर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और काउंसलर बनने के लिए जो अंदर की झील है, अंदर जो कुछ सीखने की जो भूख है, वो होना जरूरी है। नहीं तो जैसे मैं मानता हूँ कि सब्जेक्ट टीचर अपना रोल बहुत बढ़िया निभाते हैं, परंतु हर एक बच्चा अलग है और उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम तक जाने के लिए हर विद्यालय में जो है काउंसलिंग सेंटर होना जरूरी है। पर ये कई ऐसी बातें हैं पॉलिसी मैटर के ऊपर, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं कर पाते, परंतु जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे मैंने सर से सीखा। अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं ये फाइनल टीपी प्रोग्राम में गया हुआ था, और एक होटल में मुझे ठहराया गया था। वहाँ एक जो है एक वहाँ का एक कर्मचारी था, और उन्होंने कहा कि आप बीएड में पढ़ाते हैं सर, मेरे बच्चे को भी कुछ मोटिवेट करिए, वो भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो आप कुछ करिए। तो मैंने उनके बेटे के बारे में उनसे पूछा, फिर उस बच्चे के साथ जो है वो फ़ोन के ऊपर बात की, 5-6 बार जो है उनके साथ इंटरेक्शन हुई, और मेरे पास जो कुछ था मैंने उनको शेयर करने का प्रयास किया। और मुझे अभी कुछ दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को जो है वो जॉब में लग गया, और वो जो है। तो इस तरीके से जब हम कोई ऐसा बच्चों के लिए काम करते हैं, तो अंदर से जो एक खुशी मिलती है, और उनकी जो दुआएं मिलती है, वही जो है वो बहुत कुछ होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सर का और सभी जो साथी हैं, एक पूरी टीम जो है वो बनी है, और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। जैसे सर आपका मार्गदर्शन रहेगा, वैसे जो है वो हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र पुरी जी। आपका काम इस फील्ड में हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, और बाकियों के लिए भी ये एक प्रोत्साहन है कि किस तरह से एक काउंसलर जो है एक हर एक स्टूडेंट के लेवल तक जब जाएगा और उसके करियर के लिए उसे गाइड करेगा, तो कितना चेंज जो है हम ला सकते हैं, कितनी फैमिलीज में चेंज हम ला सकते हैं। So I think all one and all in this group should be now motivated to do that and work for career guidance counseling and counseling in their colleges as well. इसके अलावा अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो you're most welcome. और अगर कोई नहीं कुछ is there anybody willing to speak? नमस्कार मैडम। सुशील जी बोलिए। मैं सबसे पहले सचिन जी को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, और ये 6 दिन का प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा है। मोटिवेटर और आपके जो है करियर गाइडेंस के लिए काउंसलर तो आपके सबसे बड़े सचिन जी हैं। मैं इनको बहुत वर्षों से जानता, ये खुद एक बहुत बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं, बच्चों के लिए प्रेरणा है, और बच्चे भी इनकी बहुत मानते हैं। बाकी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि बिल्कुल एक जितने भी हमारे चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है स्टडी सेंटर हैं, वहाँ पे ठीक है बच्चे की हर एक जो टीचर है, सही बात है कि वो सब्जेक्ट टीचर तो अच्छा होता है, लेकिन हर बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ पाना एक जो है काउंसलर ही वो कर सकता है। तो बच्चे की हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चा हर एक किसी अपने व्यक्तिगत गुण होते हैं सभी के, तो हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से जो है किसी न किसी रूप से भिन्न होता है। तो उस साइकोलॉजी को समझने के लिए सही बात है कि हम एक अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है, और नो डाउट कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा काउंसलर होना चाहिए जो बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, और करियर के प्रति उनको जो है वो जागृत कर सके। तो अंत में मैं एक बार फिर से सचिन जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसे कार्यक्रम जो है आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों की मोटिवेशन है जो हम लोगों को प्रेरित करेगी कि हमें आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं। एंड यस, आपने ठीक कहा कि सचिन सर एक मोटिवेटर, एक काउंसलर, बहुत कुछ है, इसी उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाई हैं। इसके अलावा मैं ये भी साझा करना चाहूंगी कि इस सेशन के बाद डे 6 का फीडबैक फॉर्म तो आएगा ही आपके पास, लेकिन उसके अलावा एक ओवरऑल फीडबैक फॉर्म भी आएगा
जिसमें प्लीज आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो बहुत क्लियरली भरिएगा ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज जैसे ही आप वो फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे आपका सर्टिफिकेट जो है वो ऑटो जनरेट होके आपके ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल आईडी, नेम एंड अपना इंस्टीट्यूशन नेम स्पेशली करेक्टली भरिएगा ताकि उसमें कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। एट द एंड क्योंकि हमारी को कन्वीनर छुट्टी पर है, वो यहाँ पे नहीं है, तो वोट ऑफ थैंक्स भी आई वुड लाइक टू प्रपोज अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। कामाक्षी जी एक मिनट ना, देख लेते हैं हमारे और कोई साथी जुड़ना चाहें। मेरे एक दो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, यदि वो कुछ कहना चाहते हो अभी ओके तो वो भी कह सकते हैं। अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो लेट अस यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ इट। जी अस्मिता, डॉक्टर अस्मिता कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, सचिन सर, जी। थैंक यू फॉर दिस नाइस सेशन। एक्चुअली आई एम फ्रॉम पुणे। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाती हूँ। तो पुणे में एक्चुअली बच्चों को कैरियर्स का तो अच्छा ऑप्शंस है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है। तो एज अ सब्जेक्ट टीचर हमें इतना काउंसलिंग का बहुत ज़रूरत नहीं होता है ओवरऑल। बट हाँ, जो पर्सनलाइज्ड है या जो पीछे जा रहे हैं, जो थोड़ा सा डरते हैं, वैसे बच्चों को तो हमें देखना पड़ता है। इसके पहले कभी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था ये टॉपिक में। ऐसे ही बस ठीक है, चलो एक एफटीपी है, नया कुछ सीखने का मिलेगा, ऐसे बोल के जुड़ गई थी। लेकिन अपने लास्ट 6 डेज से जैसे सिखाया, जैसे बहुत अच्छा लगा। बहुत थियोरिटिकल जो पार्ट है वो तो है ही, बट आपने जैसे सिखाया वो तरीका एंड जितना इजीली एक्सप्लेन किया, अभी ना ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। तो आगे जाके भी देखती हूँ जैसे पॉसिबल है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अस्मिता। एनीबडी एल्स? पहले तो सचिन सर और आपकी टीम को, डॉक्टर कामाक्षी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक 6 दिवसीय कार्यक्रम रहा। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं तो पहले भी सचिन सर के साथ थोड़ा समय काम किया है और मैं आज मेरी इच्छा है कि शायद बहुत और सर के साथ काम किया होता तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो सचिन सर तो इस करियर काउंसलिंग की दुनिया के एक तरह से समंदर हैं। उनका शायद 1-2 घूंट हमने ले लिया है और अब उससे जो प्यास बढ़ती ही जा रही है। तो शायद ये प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी जरूर सर आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को आपसे मिल रही हैं। वंस अगेन many congratulations for the successful organizing this program. Thank you. थैंक यू डॉक्टर संजय, आप इंडीड काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं और आपके काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक नाउ वी हैव गुड इवनिंग सर। ओके अमित। यस कांग्रेचुलेशन सर। अमित, ये वाला सेशन भी सर बाकी सभी सेशन की तरह ही बहुत सार्थक रहा है सर। जैसे आपने 2023 में भी सर जो कॉन्फ्रेंस शाहपुर कॉलेज में करवाई थी, वो अभी तक की मेरी बेस्ट अटेंडेड कॉन्फ्रेंस थी सर। और ये अभी तक का बेस्ट अटेंडेड एफटीपी प्रोग्राम है सर। बट मुझे अभी भी लगता है सर कि हम बच्चे को फर्दर कुछ और इफेक्टिवली इम्पार्ट कर पाए, उसके लिए हमें ऑफलाइन सेशन की बहुत जरूरत है सर। तो प्लीज इसके बारे में सोचिए सर और हम उसको जरूर अटेंड करेंगे सर। थैंक यू अमित, थैंक यू। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। sir, may I continue then? Please, please. So finally, at the end of the 6-day FDP, I would like to propose the vote of thanks, first of all, to our resource person, our principal, Dr. Sachin Kumar, all the attendees because of whom this program has been a grand success, all the members of the New Initiatives Committee and the Career Guidance and Counseling Cell, Ma'am Suman Lata, Dr. Neha Mishra, Ma'am Manju Bala, Gulshan Verma, and Dr. Surendra Mishra for the organization and execution of this FDP. And to all of you, I hope you've learned a lot and you will implement it further in your colleges. And at the last, I will request all the participants to switch on their camera for a group photograph
And Gulshan sir, would you please take a screenshot of the same? मुझे लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहनी है, आप जब भी कोई चीज जो भी हमने डिस्कस किया इम्प्लीमेंट करते हैं तो काइंडली वो ग्रुप में डालें, तो हमें भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि हमने जो एफर्ट किया वो कहीं ना कहीं दिख रहा है. थैंक यू वेरी मच. All the participants, kindly switch on your camera for a last screenshot. Gulshan sir, I hope you're taking this. The second का time. Thank you one and all. Yes, Gulshan. So I hope we're done with it. And thank you one and all. Thank you once again for joining this FDP, and looking forward to see you all in the next one, offline as well as online. And looking forward to see you all as a member of the HP ACE group also. Thank you. Thank you very much, Purisa. Namaste. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Namaste, Sajin sir. thank Thank you, ma'am. Thank And thank you, you all, everyone. Thank you all. all the members of New Initiative and Career Council and GC Delhi. Well done. I am in. Thank you. Hope to see you soon. Thank you so much, Sajin sir, for giving me Thank you. opportunity. Thank you. Thank you, sir. Pleasure was Thank mine. you, sir. Thank you so much. Okay.